देखो बेटा, पहले मैंने ये बैच इसलिए शुरू किया था कि जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है, 6 7 बच्चों ने, उनको बैकअप मिल जाए। लेकिन अब मेरा प्लान बन गया है कि मैं इसको एंड तक चलाऊंगा, बैच के लिए पूरा एंड तक। तो जिसको करना है, बस एक ही कंडीशन है कि आपको ज्वाइन किया है आपने तो एंड तक आपको साथ में रहना पड़ेगा, आप क्लास बीच में नहीं छोड़ सकते हो। जूम के संग एक ऑलरेडी एप्लीकेशन अटैच है जिसको कहा जाता है अटेंडेंस। तो वो हर 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली अटेंडेंस ले रहा है। तो जूम ने क्या किया है, बहुत सारे, अगर आप भी जूम ओपन करोगे तो शायद में डॉक दे रखा है, उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। उसमें एक एप्लीकेशन अटेंडेंस का है। तो हर 10 15 मिनट के बाद अपने आप अटेंडेंस हो रही है। एक ही कंडीशन है कि अगर आपने बैच को ज्वाइन किया है तो क्लास की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करोगे आप लोग, और एंड तक साथ में रहोगे। बीच में छोड़ोगे तो फिर मैं जूम में आपको एंट्री नहीं दूंगा। बहुत ही जेन्युइन रीजन है, पूरे सेशन में 1 या 2 बार बिल्कुल पॉसिबल है, कोई अब बहुत अर्जेंट काम हो सकता है, यू डेफिनेटली मे लीव। लेकिन अदरवाइज आपके लिए पूरी क्लास की डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये क्लास प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो रही है। इससे पहले की 2 क्लासेस की तो मैंने जूम रिकॉर्डिंग ही करी थी, क्योंकि मेरा प्लान ही नहीं था इसको कंटिन्यू करने का। लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था बैचेस का, इतने सारे बैचेज हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा था कि इसको कंटिन्यू करूं। बट एनी हाउ आई मैनेज, और इस क्लास को मैं चला रहा हूं, इसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जिसको हम स्टूडियो रिकॉर्डिंग कहते हैं। जब ये रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ने ऐसे ग्रीन पर्दे में रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, इसकी जगह पूरे स्टूडियो का सेटअप आ जाएगा, सर ने स्टूडियो रिकॉर्डिंग करी थी। एग्जाम में भी आपका साथ दूंगा, इस बार भी मैंने साथ दिया था, एग्जाम तक मैंने डाउट क्लासेस ली थी, इस बार भी मैं लूंगा। तो क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है, 2 कैमरों का सेटअप लगाया है, एक कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, एक डिवाइस मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर रही है, एक स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रही है। तो हम चाहते हैं अच्छी रिकॉर्डिंग हो, तो अपने को म्यूट रखना जब तक ये क्लास चलेगी। हर 20 से 25 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो मैं आपसे पूछूंगा, हाँ बेटा आपके क्या डाउट हैं। उस समय आप दिल खोल के मुझसे डाउट पूछना, 2 4 6 8 जितने मन में आए सारे डाउट मुझसे पूछना। इसलिए कॉपी पेन लेके भेजो और डाउट अपने लिखते रहना। आखिरी बात इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारा डेडिकेशन भी हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल रात से बहुत ज्यादा खराब है, अच्छा खासा फीवर था, आज पूरे दिन फीवर नहीं आया। लेकिन तुम्हारा बैच शुरू करने से पहले मैंने देखा फीवर दोबारा से स्टार्ट हो गया है। बहुत कफ एंड कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, खांसी जिसको कहते हैं, और फीवर है। दवाई लेके मैं टीच कर रहा हूं क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। इसके बाद मेरा फाइनल का बैच है, उसको पढ़ाने की कोशिश भी करूंगा। तो आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम योर साइड। शुरू करता हूं मैं आपके लिए बेटा। टॉपिक में टीच करूंगा इनकम अंडर द हेड सैलरीज। मैंने पहले ही बता दिया, जो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस बेसिक्स की ली थी, कि इनकम टैक्स के अंदर असेसमेंट ईयर होता है जिस ईयर में हम इनकम को असेस करते हैं, और आप लोगों के एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर है 23 24। इस ईयर में हम टैक्स के लिए असेस करेंगे। इसका मतलब जो इनकम को अर्न किया गया होगा वो 22 एंड 23 में अर्न किया गया होगा। तो 22 23 में जिस इनकम को अर्न किया गया होगा उस पर टैक्स निकालेंगे हम लोग असेसमेंट ईयर 23 24 के अंदर। ये पहली 2 क्लासेस में बताया था। और क्योंकि प्रीवियस ईयर 22 23 है, तो आपके एग्जाम में जो अमेंडमेंट्स आएंगे वो फाइनेंस एक्ट 2022 तक के अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम में आएंगे। जो पिछले साल फाइनेंस एक्ट आया था, फाइनेंस एक्ट 22, जब भी बजट आता है तो बजट का एक हिस्सा होता है फाइनेंस एक्ट, उसमें जो जो अमेंडमेंट्स किए गए थे वो आपके एग्जाम के लिए सारे रिलेवेंट होंगे। अब एक बजट आने वाला है बहुत जल्दी, इसको बोलेंगे फाइनेंस एक्ट 23। ना उसको देखना है, ना उसको सुनना है, ना उसके बारे में किसी से बात करनी है, ना जिक्र करना है। बिल्कुल आपको टीवी उस दिन ऑन ही नहीं करना है, ना कोई जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आते हैं ये अमेंडमेंट्स वगैरह हो गए। बहुत सारे आपके वेलविशर होंगे, चलो हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारा भाई, हमारा दोस्त कर रहा है सीएमए, उसको भेज देते हैं अमेंडमेंट्स। वो गलत है, वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो फाइनेंस एक्ट 23 आएगा वो प्रीवियस ईयर 23 24 के लिए आएगा। इसका मतलब असेसमेंट ईयर 24 25 के लिए वो एप्लीकेबल होगा। तो अब जो मैं आपको अमेंडमेंट करवाऊंगा वो 22 23 प्रीवियस ईयर से पहले जो आपका फाइनेंस एक्ट 22 आया था वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं जो दिसंबर 22 में पेपर दिए जिन्होंने, या नहीं दिए, या पढ़ाई करी थी दिसंबर 22 के लिए, लेकिन वो किसी वजह से उनको लगता है कि हम पेपर दोबारा देंगे, या जिन्होंने पेपर नहीं दिए तो हम पहली बार ही जून 23 में देंगे, तो उनके लिए क्योंकि असेसमेंट ईयर चेंज हो गया,
जून 22 के लिए असेसमेंट ईयर 22-23 था, लेकिन अब जो जून 23 आएगी उसके लिए असेसमेंट ईयर 23-24 होगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर चेंज हो गया तो अब फाइनेंस एक्ट 22 एप्लीकेबल होगा, तो उसके सारे अमेंडमेंट्स भी आपको करने पड़ेंगे। सर अमेंडमेंट्स, हाँ बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, जैसे सरचार्ज के अंदर अमेंडमेंट है, जैसे डिडक्शन 80C to 80U के अमेंडमेंट्स हैं, और जहां जहां जो जो अमेंडमेंट्स होगा मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। और जहां भी मैं बोलूंगा अमेंडमेंट है, आप ये समझ जाना कि बस इसके पेपर में आने के चांसेस 100% हैं, क्योंकि पेपर के अंदर अमेंडमेंट्स डेफिनेटली दिए जाते हैं। तो हमें यह निकालनी है कि किसी आदमी अगर जॉब करता है, ही इज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, तो वो कितनी सैलरी पे टैक्स पे करेगा। इनकम टैक्स में दो ही आंसर निकाले जाते हैं, एक तो टैक्सेबल इनकम होती है और एक टैक्स लायबिलिटी होती है। टैक्सेबल इनकम का मतलब कितनी इनकम पे टैक्स पे करेगा, और टैक्स लायबिलिटी का मतलब उस इनकम पे उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। इन दोनों आंसर को हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे सैलरी का क्वेश्चन हो, चाहे पीजीबीपी का हो, चाहे हम एक आदमी की 3-4 इनकम हो, तो उसको भी हम सारी इनकम को पहले अलग अलग निकाल के जोड़ लेंगे, और जो टोटल इनकम निकल के आएगी उस पर हम टैक्स निकाल देंगे। तो जहां तक टैक्स निकालने की बात है, इट इज नॉट ए बिग डील। टैक्स निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको स्लैब वगैरह बताया था, उसकी हेल्प से हम टैक्स निकाल लेते हैं। अब जो हम स्टडी करेंगे वो हम ये करेंगे कि अगर आप कहीं जॉब करते हो, अगर आपकी सैलरी इनकम है, तो आप कितनी इनकम पर टैक्स पे करोगे, ये आपको मैं निकालना सिखाऊंगा। आपकी टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी। तो आप कहीं जॉब करते हो तो अपने बॉस से आप जो भी अर्न करते हो, वॉट एवर यू अर्न, जो भी आप कमाते हो, उसको सैलरी कहा जाता है। इनकम का मतलब होता है आपका बेनिफिट होना चाहिए। तो मैं एक छोटे एग्जांपल से हमेशा शुरुआत करता हूं, और वो छोटा सा एग्जांपल ये है कि सपोज करते हैं कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपकी सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ है, और बॉस ने आपको कार के संग ड्राइवर भी दिया, कार विद ड्राइवर। और मैं आपसे ये पूछता हूं, बेटा बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है, तो बच्चे कहते हैं 30,000 इंटू 12, क्योंकि पूरे एक साल की सैलरी निकाली जाती है, और ये हो जाएगा 3,60,000। तो 30,000 इंटू 12 3,60,000 रुपए, और कार आपको एक ड्राइवर के संग प्रोवाइड की गई है। तो मैं बच्चों से कहता हूं कितनी सैलरी पर टैक्स पे करेंगे, बच्चे कहते हैं 360, और मैं कहता हूं जो साथ में उसको कार दी गई है ड्राइवर के संग, तो सर कार पे कोई आदमी कैसे टैक्स पे करेगा। अब कार के पहिए निकाल के तो दे नहीं देगा, कार का स्टीयरिंग निकाल के तो दे नहीं देगा, और ड्राइवर पे कैसे टैक्स पे करेगा, सर काइंड पे कैसे टैक्स पे करेगा। ये तो क्वेश्चन बहुत बेकार का क्वेश्चन है, क्योंकि हर चीज का एक मॉनेटरी वैल्यूएशन तो होता ही होता है। अगर आपको कार दी जा रही है तो उस कार के रेस्पेक्ट में कोई बेनिफिट तो आपको हो रहा होगा, उसका कोई मॉनेटरी मनी की टर्म्स में तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी ही आएगी। सपोज करते हैं 1,000 लीटर का पेट्रोल मैंने यूज किया पूरे सीजन में, 1,000 लीटर, और जो रेट चल रहा है इस समय करीब 100 रुपए पर लीटर के आसपास चल रहा है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो उसको माइंड मत करना कि सर ने कम ज्यादा लिख दिया। तो बताओ एक साल में मुझे कितना बेनिफिट हुआ अपने बॉस से, 1,000 इंटू 100 दैट इज 1,00,000 रुपए। तो इसको हमारी सैलरी के अंदर और ऐड कर दो, 1,00,000 रुपए। जो भी बॉस ने मुझे बेनिफिट दिया, उस बेनिफिट का कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन तो होगा ना, वो किसी ना किसी कैश में तो किसी के बराबर होगी ना। तो वो आपको हिंट दे रखा होगा वो कैश में किसके बराबर होगा, उसको ऐड कर देना, उसको ऐड कर दोगे तो सैलरी निकल के आ जाएगी। हाथ में आपको ड्राइवर भी दिया गया। अब ड्राइवर को मेरा बॉस पे करता है 7,000 रुपीज पर मंथ। ड्राइवर कार तो मेरी चलाता है, लेकिन ड्राइवर की सैलरी मेरा बॉस पे करता है। तो बताओ मुझे कितना बेनिफिट हुआ, 84,000 का। तो यहाँ पे 84,000 रुपीज और ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर मैंने खुद ड्राइवर हायर किया होता और उसको मैं 7,000 रुपए पे कर रहा होता तो मेरी जेब से 84,000 रुपए खर्च हुए होते। अब ड्राइवर को एंजॉय तो मैं कर रहा हूं, लेकिन ड्राइवर की सैलरी कौन बियर कर रहा है, मेरा एम्प्लॉयर। तो मेरा कितना बेनिफिट हो गया, 84,000 रुपए का बेनिफिट हो गया। तो अगर आप काइंड को टैक्स नहीं मानोगे तो फिर मैं गेम खेलूंगा। अगर आपने इस कार को मेरी इनकम नहीं माना होता, इस ड्राइवर को मेरी इनकम नहीं माना होता, तो मालूम है मैं क्या करता, इस 30,000 रुपए के लिए भी मैं बचा लेता। फिर इसको कैसे बचा लेते, मैं अपने बॉस से कहता सर मुझे 30,000 रुपए भी नहीं चाहिए आपसे। बोले 30,000 भी नहीं चाहिए, फ्री में काम करोगे। मैंने कहा सर समाज सेवा तो हम करते रहते हैं, बस ये मंथ के एंड में आप क्या करना, हर महीने के में मेरी वाइफ आपको एक लिस्ट बना के भेज देगी आपके ऑफिस में। उसमें लिखा होगा 10 किलो आटा लिखा होगा, उसके अंदर 2 किलो चीनी लिखी होगी, उसके अंदर घर के राशन का सारा सामान मेरे मतलब की चीजें लिखी होंगी, मेरे बच्चों की एजुकेशन फीस पे करवा देना, इसकी टोटल वैल्यू 30,000 रुपए के बराबर होगी। तो मैं आपसे कैश में लूंगा ही नहीं, जो जरूरत होगी वो आपसे मैं पूरी करवा लिया करूंगा 30,000 रुपए तक की। तो आपके लॉजिक के हिसाब से तो मेरी इनकम जीरो हो जाएगी।
नहीं, अगर आपको कैश के साथ साथ काइंड में भी कुछ मिलता है या किसी और तरीके से भी मिलता है तो उसको पहले मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगा दैट इज द टैक्सेबल सैलरी। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया गया था, इसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम। पुराने जमाने में यही होता था कि मेरे पास एक चीज होती थी, आपके पास एक चीज होती थी और एक्सेल से काम चला लेंगे। मेरे ख्याल से उस समय की दुनिया बहुत खूबसूरत रही होगी। मेरे पास दाल है और जो हर्ष बैठे हुए उनके पास चावल है और हम दोनों ने अपनी चीजों को एक्सचेंज कर लिया, तो मेरे पास भी दाल चावल आ गए, हर्ष के पास भी दाल चावल आ गए, दोनों का काम चल गया। इस तरीके से दुनिया बड़ी सही तरीके से चल रही होगी। फिर किसी आदमी ने क्या किया, उसने कहा कि हो सकता है कि सौरभ बंसल सर के लिए तो चावल की रिक्वायरमेंट हो लेकिन हर्ष को दाल की रिक्वायरमेंट नहीं हो, और हर्ष मना कर दे एक्सचेंज करने से, तो सौरभ सर क्या करेंगे? तो पहली बार किसी आदमी के दिमाग में आया होगा, उसने क्या किया होगा, एक कागज के टुकड़े को एक वैल्यू दे दी होगी और उस वैल्यू पे कुछ लिख दिया होगा, उस समय चल रहा होगा जो भी करेंसी, जो भी उसने पहली बार सोचा होगा, और उसके रेट डिसाइड कर दिए होंगे। इस कागज के टुकड़े के बदले इतना तो आटा आ जाएगा, इतनी दाल आ जाएगी, इतना चावल आ जाएगा, इतना ये वाली चीज आ जाएगी। तो पहली बार यही करेंसी की शुरुआत रही होगी। अगर हम बैक जाएं और बहुत सारी पुराने जमाने की किताबें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ इसी तरीके से करेंसी की शुरुआत हुई थी। जब करेंसी की शुरुआत हो गई तो एक्सचेंज करना लोगों ने बंद कर दिया। अब हर चीज के बदले एक मोल हो गया, डिसाइड हो गया, उतना पैसा आपके लिए मिल जाता है। सो आज भी सोचो कि अगर आज के जमाने में बार्टर सिस्टम चल रहा होता तो मैं रैंकर्स में पढ़ाने के लिए गया तो मैं रैंकर्स वालों से क्या कहता कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपकी कोचिंग के बच्चों के लिए, बदले मुझे ये वाला सामान दे देना। या आप किसी दुकान पे शर्ट खरीदने के लिए जाते तो क्या कहते, भैया इस शर्ट के बदले हमारा देखो ज्वेलरी की शॉप है, हम आपको ज्वेलरी का एक आइटम दे देते हैं इसके बराबर का। कितनी प्यारी दुनिया होती, क्योंकि पैसे ने ही सब कुछ बर्बाद किया, पैसे के पीछे आदमी पागल हो गया और तभी से दुनिया जो थी आपके लिए एकदम से करप्ट होती हुई चली गई। तो आज बार्टर सिस्टम नहीं चलता है। अगर अपने घर को आप किराए पे देते हो तो मकान मालिक से घर के बदले कोई काइंड में नहीं लेते हो, आप कैश में ही चीजें लेते हो। अगर आप अपना घर बेचते हो, आपकी कैपिटल गेन की इनकम हो रही है, तो आपने घर को बेचा और सामने बदले बदले में आपको कोई चीज दे दी। जनरली ऐसा नहीं होता है, आप पैसे ही लेते हो। बिजनेस के अंदर भी आपने एक शॉप ओपन करी हुई है, आप डिफरेंट आइटम्स के लिए बेचते हो, तो बदले में आप उससे कोई दूसरा आइटम नहीं लेते हो, आप करेंसी ले लेते हो, आप कैश ले लेते हो। लेकिन सैलरी के अंदर आज भी ऐसा चल रहा है। सैलरी में अंदर कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम चल रहा है। आप उस आदमी को अपनी सैलरी दे रहे, अपनी सर्विसेज दे रहे हो अपने एम्प्लॉयर के लिए, और बदले में वो आपको क्या दे रहा है, बदले में वो आपको कैश भी दे रहा है और साथ में बहुत सारी चीजें काइंड में भी दे रहा है। क्योंकि आप उसके अंडर में काम कर रहे हो तो आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए वो आदमी काफी हद तक रेस्पॉन्सिबल है। जब आप बिजनेस करते हो तो अपनी जरूरतों के लिए केवल आप रेस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपने चूज किया कि आपको बिजनेस करना है। आप अपने ऊपर किसी बॉस को नहीं बिठाना चाहते हो, तो अपनी जरूरतों के लिए आप ही रेस्पॉन्सिबल हो। अब आपको कार खरीदनी है तो आपको वो पैसा कमाना पड़ेगा और खुद कार खरीदनी पड़ेगी। अगर आपके लिए कुछ घर में टीवी चाहिए तो आपको वो कमाना पड़ेगा, तो आपके घर में टीवी मिलेगा। लेकिन जब आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी जिंदगी खूबसूरत रहे, आपकी जिंदगी सहजता से गुजरती रहे। तो थोड़ा तो वो कैश देता है आपकी जरूरतों के लिए, और बहुत सारी जरूरतें आपकी पूरी कर देता है। आपके घर में टीवी लगवा सकता है, आपको रहने के लिए घर दे सकता है, आपको कार दे सकता है, आपको सर्वेंट दे सकता है। तो इसीलिए सैलरी इनकम निकालने के लिए जब आपको क्वेश्चन दे रखा होगा तो कुछ अमाउंट तो कैश में दे रखे होंगे और कुछ अमाउंट आपके लिए काइंड में दे रखे होंगे, और जो भी आपको काइंड में दे रखा होगा उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको हिंट दे रखा होगा ये कैश में किसके बराबर होगा। जैसे कार के रेस्पेक्ट में खर्चा दे दिया गया कि बॉस ने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, 1 लाख रुपए का फ्यूल डलवाया, तो आपको पता चल गया आपका 1 लाख का बेनिफिट हुआ। ड्राइवर के रेस्पेक्ट में आपको पता चल गया कि 84,000 रुपीज आपको दिए गए, तो 84,000 का आपका बेनिफिट हो गया। इसी एग्जाम्पल में एक बेनिफिट आपको और भी हुआ, कार की कॉस्ट दे रखी होगी, जो कार आपको दी गई वो 5 लाख रुपए की थी सपोज करते हैं। नहीं, आपको 5 लाख का बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि कार तो बॉस की है, बॉस जब भी चाहे कार को वापस ले सकता है। लेकिन अगर आपने पूरे 1 साल कार को चला लिया तो 1 साल के डेप्रिसिएशन के बराबर आपको बेनिफिट हो गया। अगर आपने खुद 5 लाख की कार खरीदी होती और 1 साल चलाने के बाद मार्केट में वो 4.5 लाख रुपए की रह गई होती, तो आपने 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन खुद बियर किया होता। यहां कार को चला तो तुम रहे हो और डेप्रिसिएशन कौन बियर कर रहा है, बॉस बियर कर रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, कार का डेप्रिसिएशन और अप कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ कार, और कितना ऐड कर देंगे, प्लस 50,000 यहां पे और ऐड कर दिया जाएगा।
प्लस 50,000 यहाँ पे और ऐड कर दिया जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ कार। तो जो भी बेनिफिट आप बॉस से कमाओगे, जो भी, बस उसका टोटल करते हुए चलना है। इसलिए मैं हमेशा बैच में कहता हूं जो सबसे इजी हेड होता है वो होता है सैलरी। लेंथी जरूर है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि इजी टफ और इसमें, तो सबसे इजी हेड जो मुझे लगता है, बच्चों को भी शायद लगता होगा, वो सैलरी लगता है। और सैलरी के एंड तक पहुंचते पहुंचते बच्चे सैलरी को बहुत ज्यादा एंजॉय भी करने लगते हैं, क्योंकि सैलरी बहुत टफ नहीं है, सैलरी इजी है। जो चीज कैश में दे रखी होती है उसको ऐड करते हुए चलते हैं, और जो चीज कैश के अलावा दे रखी होती है उसका एक मॉनेटरी वैल्यूशन होता है, उसमें कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद टैक्स पे करना शुरू कर देते हैं। तो सर ये बताइए कि फिर क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो बॉस अपने एम्प्लॉय के लिए देता है। इसको कहा जाता है डेफिनेशन ऑफ द सैलरी। वैसे तो सेक्शन होता है 17 सबसेक्शन 1, ये सैलरी का आपका सेक्शन होता है, सैलरी की डेफिनेशन का 17(1) होता है, एक 17(2) होता है और एक 17(3) होता है, लेकिन सैलरी की डेफिनेशन का सेक्शन होता है 17(1). ये जो डेफिनेशन है, ये अभी अगर मैं आपको लॉ की लैंग्वेज में पढ़वाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि लिखा क्या हुआ है, क्योंकि हर चीज अगर इतनी इजी लिखी होती लॉ के अंदर तो फिर वो क्या होता कि हर बच्चा अपने आप पढ़ लेता। लॉ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा जाता है, और कोई भी उसमें किसी भी तरीके के इफ एंड बट नहीं रह जाए, किसी भी तरीके की उसके अंदर दो इंटरप्रिटेशन निकल के नहीं आए, किसी भी तरीके की गुंजाइश को खत्म करने के लिए लिखने वाले ये कोशिश करते हैं कि हम सैलरी के लिए बहुत ढंग से लिखें, या किसी भी लॉ के लिए इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि जो लिख रहे हैं केवल वही मतलब निकल के आए। इस वजह से इंग्लिश भी कठिन हो जाती है, सेंटेंसेस भी बड़े कठिन तरीके से बनाई जाती हैं, टर्मिनोलॉजी भी डिफरेंट होती है और थोड़ी सी हार्ड होती है। इसलिए लॉ पढ़ना अपने आप में कई बार बहुत कठिन हो जाता है, और कठिन चीज हमेशा बोरिंग भी हो जाती है। और मैं ये मानता हूं ये चीज सही भी है। अगर हर चीज इजी कर दी जाएगी, टैक्स लॉ को भी इजी कर दो और लॉ के लिए भी इजी कर दो, बाकी लॉ के लिए भी इजी कर दो, तो फिर आपके पास कोई आएगा क्यों? आप प्रोफेशनल बन रहे हो। अगर सब इतना टैक्स इजी हो जाए कि हर आदमी खुद ही टैक्स निकाल ले, तो आपके पास कोई आएगा क्यों? अभी स्टूडेंट लाइफ में आपको ऐसा लग रहा होगा कितना टफ चीजें हम पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन एक बार अगर आपको ये करने आ गई तो आपको औरों के कंपैरिजन में एक एज मिल गया। यही तो पढ़ाई का फायदा यही तो पढ़ाई का फायदा होता है। जो चीज औरों को नहीं आती है वो हमें आती है, तभी तो लोग आपके पास आएंगे। तो नेवर से कि टैक्स को इजी बनाया जाए, नेवर से कि इसके लिए बहुत इजी बना दिया जाए। अगर हर आदमी की रीच तक हर चीज पहुंच जाएगी तो स्पेशलाइज लोगों की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। तो टैक्स कठिन है, अगर थोड़ा सा या लॉ की लैंग्वेज कठिन है तो एक स्टूडेंट लाइफ में बड़ी टफ लगे, लेकिन जैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करोगे वो आपके लिए एक तरीके से ब्लेसिंग्स बन जाएगा, तभी तो लोग आपके पास आएंगे। तो 17(1) की लैंग्वेज अगर मैं आज आपको पढ़ाऊं तो आपको लगेगा सर क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन मैंने उसको आज सिंप्लीफाई कर दिया। 2 बार सैलरी की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, एक तो आज पढ़ाऊंगा और एक मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा बहुत बाद में, तब वो फिर लॉ वाली डेफिनेशन में आपको पढ़ाऊंगा वो क्या कहना चाहते हैं। तो अभी जो एक्ट में लैंग्वेज लिखी हुई है वो नहीं पढ़ेंगे, अभी मेरी डेफिनेशन पढ़ो कि मैंने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया। बेसिक सैलरी, जो बेसिक कैश में आपको अमाउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड द बेसिक सैलरी। ऊपर वाले एग्जांपल में ये 30,000 रुपए पर मंथ था। इसके बाद कमीशन। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, बेसिक सैलरी हर किसी के लिए मिलेगी, लेकिन कमीशन हर किसी के लिए जरूरी नहीं। हाँ सर सही बात है, कार किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती है, ड्राइवर किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, सर्वेंट किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, लंच किसी को मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन बेसिक सैलरी हर किसी के लिए मिलती है। प्राइमरली आप इसी के लिए काम करते हो। तो कमीशन जनरली 2 डिपार्टमेंट के लोगों के लिए मिलता है जो सेल्स या परचेज में होते हैं, और मोटिवेट करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर सेल वाले को आप 30,000 रुपए पर मंथ दे देते हो तो वो ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, आइटम बिके चाहे नहीं बिके उसको 30,000 रुपए पर मंथ ही मिलेगा। तो अगर आपका 30 देने का ही मन है तो आप क्या करो, उसको बोलो सैलरी तुम्हारी 25,000 रुपए पर मंथ है, और बोलो जो भी आप सेल करते हो पूरे साल में उसका 1% आपको कमीशन दिया जाएगा। तो अब वो क्या करेगा, उस 1% को अर्न करने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा, वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेगा, चीजों को बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो भी आपने कमीशन फिक्स किया हुआ है वो उसके लिए मिलेगा। और हो सकता है कि वो 5,000 रुपए के आसपास कमा ले। अभी भी आपने 30,000 रुपए पर मंथ दिया, लेकिन अगर आप पहले ही 30 दे देते तो काम करवा नहीं पाते। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं जो सैलरी को डिफाइन करता है और सैलरी और पीजीबीपी के बीच में डिफरेंस बताता है।
पीजीबीपी के अंदर सेल्फ मोटिवेशन हमेशा मिलता है, क्योंकि आपका पैसा लगा होता है, आपने दुकान में पैसा लगाया है, आपने स्टॉक लगाया हुआ है, तो आपको पैसा कमाने की जल्दी रहती है। आप सुबह 9 बजे दुकान खोलने का टाइम है, तो आप घर से 8:30 बजे निकल जाओगे, 9 बजे से पहले पहले शॉप खोल लेनी है। आपका लाखों रुपया लगा हुआ है, आपका करोड़ों रुपए। जिनके पेरेंट्स भी बिजनेस कर रहे हैं, देखना एक दिन भी दुकान बंद नहीं रखते हैं, किसी भी दिन दुकान बंद नहीं रखते हैं पूरे सीजन के अंदर। क्योंकि एक दिन भी दुकान को बंद रखा और कस्टमर लौट गया, किसी दूसरी दुकान पर चला गया, ज्यादा अच्छा बिहेवियर लग गया या चीज सस्ती मिल गई या कोई और रीजन उसके लिए लगा, तो शायद वो कस्टमर लौट के नहीं आएगा दोबारा से। कितने भी रिलेटिव्स आपके यहाँ आप देखना, बहुत ही कोई बड़ी मजबूरी हो जाए फिर तो दुकान बंद रखनी पड़ेगी, लेकिन जनरली अगर आप देखो तो बिजनेसमैन कभी अपनी शॉप को बंद रखना प्रेफर नहीं करता है। वहां मोटिवेशन कैसे आ रहा है? कितनी भी सर्दी हो, अभी आप क्लास में आने में आप लेट हो जाते हो। देखो अभी आयुषी प्रीति आई, घर से जूम पे आना है तब भी 6-7 मिनट लेट आए दोनों बच्चे। मोटिवेशन ही नहीं है। बिजनेसमैन के लिए क्या मोटिवेशन है? 7 बजे जो लोग दुकान खोलते हैं, जो लोग मिल्क वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो आज भी सुबह 5 बजे उठ के चले आते हैं और 5 बजे कंपनी से गाड़ी आ जाती है और वो उनकी दुकान पर डिलीवर कर देती है और लोग दूध लेना सुबह 5। कभी तो मैं ऐसा नहीं होगा कि लेट हो गए वो लोग, क्यों? उनका पैसा लगा हुआ है, जबरदस्त सेल्फ मोटिवेशन। लेकिन सैलरी के अंदर आपको सेल्फ मोटिवेशन कैसे करोगे आप बताओ? आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो, आपकी सैलरी तो फिक्स्ड है, वही पैसा आपके लिए मिलेगा, चाहे अच्छी परफॉर्मेंस हो, चाहे कम अच्छी परफॉर्मेंस हो। तो आपको ऐसी लाइफ दो जिससे कि आपको ऐसा लगे नहीं इतना तो हमें कहीं और नहीं मिलेगा। और जब आपको ऐसा लगेगा कि हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमें इससे ज्यादा कहीं और नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्या होगे? आप मोटिवेट होगे, आप काम बहुत दिल से करोगे। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा स्टाफ ढंग से काम नहीं करता है यार बड़ा। मैं कहता हूं आप अंडरपेड है आपका स्टाफ। अगर आपका स्टाफ अंडरपेड है, उसको ये पता है कि ये सैलरी मुझे कोई भी कहीं भी दे देगा, तो वो आपके मन लगा के काम ही नहीं करेगा। एम्प्लॉय से काम लेना एक आर्ट होता है जो हर किसी को नहीं आता है। कहाँ डांटना है, कहाँ आंखें दिखानी है, कहाँ प्यार से बोलना है, दिवाली पे बोनस देना है, कमीशन देना है। आपको पता है कि मुझे तो 30 ही देने हैं, आप मुझे 30 दे देते हैं तो खत्म झंझट, तो वो काम ही नहीं करेगा। आप सैलरी 25 बोलो और बाकी बोलो जो जितना भी सेल करोगे उसका 1% 2% जो भी आपको लगता है, अभी भी आप 30 के आसपास दोगे, लेकिन आपने काम करने का एक मोटिवेशन उसके लिए दे दी। तो बिजनेस के अंदर क्योंकि आपका पैसा लगा है, यू आर द इन्वेस्टर, आपको उसका रिटर्न चाहिए, इसलिए आप सुबह सुबह शॉप पे जाते हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें 100% देते हो। लेकिन सैलरी के अंदर किसी दूसरे आदमी से काम करवाना है तो करवाने के लिए उसको इतना कुछ आपको देना पड़ेगा कि उसको ऐसा लगे इतना मुझे कहीं और से नहीं मिलेगा। तो सेल्स वालों से काम करवाना है जो आपकी कंपनी के लिए परचेज करते हैं। सीएमए बनने के बाद आप परचेज मैनेजर बड़ी बड़ी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बन सकते हो, और परचेज मैनेजर बहुत बड़ी पोस्ट हो गई एक तरीके से देखा जाए तो। परचेज ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपने जो चीज खरीदनी है परचेज कर ली, आपको रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल पढ़ाया जा रहा होगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या क्या पता नहीं पढ़ाया जा रहा होगा आपको, किस डेट पे ऑर्डर करना है, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना है। आपने बहुत सारी क्वांटिटी में ऑर्डर कर दिया, चीज सस्ती मिल रही जो खरीद लेते हैं। अब रखने के लिए आपके पास जगह ही नहीं है तो दूसरा गोडाउन लेना पड़ेगा, उसका रेंट जाएगा, तो आपको अपने पास स्पेस भी देखना है। आपने ऑर्डर किया, अब आपके पास 2 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, आने में 4 दिन लगते हैं, तो आपने 2 दिन पहले ही ऑर्डर किया तो 2 दिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो ये भी आपको पढ़ाया गया होगा कितने दिन पहले ऑर्डर कर देना चाहिए। तो कॉस्ट इतना प्यारा सब्जेक्ट है, अगर उसको आप समझने की कोशिश करो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, तो यू विल लव दिस सब्जेक्ट। कितना जबरदस्त दिमाग लगाना पड़ता है, किस डेट पे ऑर्डर करना है, कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर करना है, किस रेट पे ऑर्डर करना है, हमें हमें जो नई चीज बनानी है उसकी कॉस्टिंग कितनी आने वाली है, उस कॉस्टिंग को कम कैसे कर सकते हैं, इतनी कॉस्टिंग तो हमारी फिक्स रहेगी रहेगी, इतनी कॉस्टिंग हमारी वेरिएबल है। क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। सब्जेक्ट की जगह उनको एंजॉय करना शुरू कर दो, आपको हर सब्जेक्ट इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो परचेज वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, तो कमीशन सेल्स पे भी मिलता है और कमीशन परचेज पे भी मिलता है, दोनों जगह आपके लिए कमीशन दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर बॉस को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो बॉस होली दिवाली पे क्या करता है, बोनस भी देता है। और बोनस बहुत बड़ी खुशी होती है एम्प्लॉय के लिए जब होली दिवाली ईद पे उनके लिए बोनस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बोनस उनके लिए उस 2-3 महीने के लिए सपोर्ट बन जाता है। अगर आपने उसके लिए कैश में ही दे दिया बोनस तो अभी ठीक है, 10,000 रुपए दे दिया, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, या फिर आपने कोई लोग बोनस में कुछ और भी गिफ्ट वगैरह भी दे देते हैं एम्प्लॉइज के लिए। तो बोनस अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो अच्छा, तो उसमें एम्प्लॉय का भी हाथ है। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो वो डिमोटिवेट होगा, और मैंने क्या कहा, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना पड़ेगा।
तो आप होली दिवाली पे उसको बुला के गले लगा के उसको बोलो, भैया तुम्हारी वजह से हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया और इसमें से ये आपका शेयर है, हम 15,000 रुपए आपको देना चाहते हैं, आपकी सर्विसेज के लिए धन्यवाद। आपको करना पड़ेगा। बिजनेसमैन के पास सेल्फ मोटिवेशन पैसा होता है, सैलरीड एम्प्लॉय के पास मोटिवेशन होता है, उसकी जरूरतें सारी पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके राशन घर का चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके और शौक पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हर एम्प्लॉय को, हर स्टूडेंट को पता होती हैं, और दीज आर ऑलवेज फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल का मतलब हो गया इन पे हमेशा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें पूरा टैक्स पे नहीं करना पड़े, हाँ ऐसी भी होती हैं। सरकार कई बार बेनिफिट देती है, इतने अमाउंट पे आपको टैक्स पे नहीं करना है, बचे हुए अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना है, जिसका जिक्र बाद में करेंगे। लेकिन ये तीन अमाउंट हमेशा फुली टैक्सेबल होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में सैलरी दे रखी हो 40,000 रुपीज पर मंथ, तो कुछ नहीं करना है, 40,000 इंटू 12, 4,80,000। कमीशन दे रखा हो 1% ऑन द सेल, और सेल दे रखी हो 60 लाख रुपए की, तो कुछ नहीं करना है, 60 लाख का 1% और 60,000 निकाल के सैलरी में ऐड कर देना है। आपको दे रखा हो 11,000 रुपए का बोनस मिला, तो कुछ भी नहीं करना है, बस बोनस लेके 11,000 रुपए ऐड कर देना है। जैसे यहां पे मैं ऐड करते हुए चल रहा हूं, बस ऐसे ही टोटल करते हुए चलेंगे और ये आपकी सैलरी निकल के आ जाएगी। लेकिन इसके बाद जो दो चीजें मिलती हैं, अगर वो आपने मुझसे पढ़ लिया, और मुझे भी पढ़ाते हुए बहुत मजा आता है, टीचर अगर ये बोल रहा है कि उसको पढ़ाते हुए मजा आ रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट्स को भी डेफिनेटली मजा आएगा। वाई से बरसा होता, अगर मैं ही किसी चीज को एंजॉय नहीं कर रहा हूं तो बच्चे कैसे एंजॉय कर सकते हैं। और मैं बोल दूं कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाते हुए मजा आ रहा है, इसका मतलब बच्चों को तो मजा आना ही चाहिए जबरदस्त। तो मुझे अलाउंस पर्क में खास तौर से बहुत मजा आता है। अलाउंस क्या होता है, अगर आपके लिए कोई अमाउंट कैश में दिया जाता है और बॉस साथ में ये बता दे कि हम इसलिए आपको दे रहे हैं फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस। ये बातें दोनों हमेशा होंगी, उसके अंदर पर्पज भी होगा, किस पर्पज के लिए कैश दिया जा रहा है, और जो कैश होगा वो भी फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड, जैसे कि मेरे बॉस ने मुझसे कहा, बंसल जी 5,000 रुपए पर मंथ हम देंगे फॉर रेंट, टू पे रेंट, आप अपने घर का रेंट पे कर पाओ, इसलिए हम आपको 5,000 रुपए पर मंथ देंगे। देखो फिक्स कैश हो गया, और बॉस ने मुझे पर्पज भी बता दिया रेंट के लिए दे रहा है। इसको कहा जाता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर मेरे बॉस ने कहा, बंसल जी हम आपको 2,000 रुपए पर मंथ देंगे फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, कभी सर आपकी तबीयत खराब हो गई तो हम आपके लिए 2,000 रुपए पर मंथ दिया ही करेंगे आपके इलाज करवाने के लिए। देखो कैश भी है और साथ में पर्पज भी बताया गया, और इसके लिए कहा जाता है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। अगर मेरा बॉस मुझे देता है 1,000 रुपए पर मंथ फॉर लंच, बंसल जी हम आपको लंच करने के लिए 1,000 रुपए पर मंथ दिया करेंगे, तो देखो कैश भी मिल रहा है और साथ में लंच भी मिल रहा है। बस क्या करते हैं, जो पर्पज होता है उसके नाम के आगे अलाउंस लगा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द लंच अलाउंस। लेकिन पर्क्स क्या होते हैं, परक्विजिट, अगर वही चीज आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाए, वही चीज बॉस बोले नहीं कैश नहीं देंगे, जब भी जरूरत हो हमारे पास आ जाना। तुमने बॉस से कहा सर मेरे पास घर नहीं है, बॉस ने कहा ठीक है हम तुम्हें घर रहने के लिए दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड द परक्विजिट। आपने कहा सर मैं बीमार पड़ गया, बॉस ने कहा हम तुम्हारा इलाज करवा देते हैं, दैट इज द परक्विजिट। आपने कहा कि सर हमारे पास लंच, हमारे पास मुझे भूख लगती है ऑफिस के अंदर, बॉस ने कहा ठीक है कैंटीन में खाना बनता है तुम खाना खा लिया करो, दैट इज कॉल्ड द परक्विजिट। दुनिया में हर चीज दो तरीके से प्रोवाइड की जाती है, एक तो आपको पहले कैश मिल जाए इतना चीज। अब जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ बच्चों को 1,000 रुपए पर मंथ वो पॉकेट मनी दे रहे हैं, बच्चे अपनी जरूरत पूरी करते रहेंगे, उन्हें सपोज करते हैं कोई कॉमिक्स खरीदनी है वो खरीद के लेके आएंगे, क्रिकेट शौकीन है उनके लिए बॉल खरीदनी है लेदर की वो खरीद के ले आएंगे, किसी को वीडियो गेम खेलना है वो वीडियो गेम जाके खेल लेगा। कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं वो इस तरीके से नहीं देते, बेटा कहते हैं पापा पापा आज वीडियो गेम खेलने का मन है, चलो बेटा तुम्हें वीडियो गेम खिलवा के लाते हैं, और वहां पे जाएंगे और खरीदेंगे, कूपन बच्चों को दे देंगे, बाहर वेट करते रहेंगे, बच्चे 2 घंटे वीडियो गेम खेलेंगे चले आएंगे। पहले वाले पेरेंट्स अलाउंस वाले कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं और दूसरे वाले पेरेंट्स पर्क्स वाले बेस पे काम कर रहे हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो बॉस ने कैश दे दिया, इस काम के लिए दे रहे हैं,
तो बन जाएगा अलाउंस, लेकिन हम तुम्हारी जरूरत को पूरा कर देंगे। अब मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए 1200 रुपए पर मंथ मिले तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लेकिन बॉस बोले नहीं तुम्हारे बच्चों की हम पढ़ने की व्यवस्था कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द परक्विजिट्स। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। जो पर्क होते हैं वो दो तरीके से बॉस प्रोवाइड कर सकता है, फ्रॉम ओन सोर्सेस या फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस। इसको कहा जाता है फैसिलिटी और इसको कहा जाता है ऑब्लिगेशन या रीइंबर्समेंट। मैंने बॉस से कहा कि सर इलाज, बोले हम इलाज करवा देंगे। अब मैं बीमार पड़ा, मैं बॉस के पास गया, बॉस का अपना हॉस्पिटल है और बॉस ने फ्री में इलाज करवा दिया, इसको बोलेंगे फैसिलिटी। एम्प्लॉय बीमार पड़ा, गंगाराम में एडमिट हुआ, बिल पे कर दिए बॉस ने, बिल बाहर से अरेंज किया गया इलाज, बॉस का हॉस्पिटल नहीं है, बाहर से, लेकिन बिल डायरेक्टली बॉस ने हॉस्पिटल को पे कर दिए, ऑब्लिगेशन। एम्प्लॉय बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ गंगाराम में, अपना इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद जितना भी उसका बिल बना उसने पे कर दिया, फिर बॉस को आगे उसने बिल दिखा दिया, सर मैंने इतना पे किया था, और बॉस ने वो पैसा क्या किया, उसके लिए वापस कर दिया, दैट इज कॉल्ड द रीइंबर्समेंट। दूसरा एग्जाम्पल सुनो लंच का। कई ऑफिस के अंदर कैंटीन होती है, वहां पे लंच मिलता है, बॉस ने कहा यहां लंच कर लिया करो, ऑन सोर्सेज फैसिलिटी। अब वो कहता है बाहर से लंच करवा दूंगा मैं तुम्हें, दो तरीके हैं। उसने क्या किया, हल्दीराम पे कहा जाके लंच कर लो और हल्दीराम को पेमेंट भिजवा दिया, दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिगेशन। आपसे बोला कहीं भी जाके लंच करे आओ और बिल पे कर देना, आके मुझे बिल दिखा देना, उतना पैसा मैं आपको वापस कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड द रीइंबर्समेंट। तो फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज दो चीजें पॉसिबल है। तो अपने पास से कोई चीज दी जाए अगर अवेलेबल है तो फैसिलिटी, बाहर से अरेंज की जाए तो ऑब्लिगेशन, एम्प्लॉय खुद अरेंज करे और जो पैसा हो बाद में वापस कर दे वो रीइंबर्समेंट। लेकिन इसमें एक बच्चे कहते हैं, कंफ्यूज आते हैं, सर फिर अलाउंस और रीइंबर्समेंट में क्या डिफरेंस होता है, यहां पे भी कैश मिला वहां पे भी कैश मिला। ये बात बताने वाली है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अलाउंस एंड द रीइंबर्समेंट। ये अगर आपने समझ लिया तो आप समझो कि आपने एक बहुत बड़ी, आप अगर किसी ने पहले भी पढ़ा है कहीं और तो हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल टीचर्स, शायद नहीं पता हो तो समझ लो। अलाउंस में देने वाले ने पहला कैश दे दिया, आप बीमार पड़ते हो नहीं पड़ते हो आपको मिल गया, इससे मतलब नहीं है बीमार पड़े या नहीं पड़े, आपको पैसा मिल गया। और अगर एम्प्लॉय बीमार पड़ा तो उसका खर्चा कम हुआ है ज्यादा हुआ डज नॉट मैटर, देने वाले ने दे दिया। रीइंबर्समेंट में पहले आदमी को बीमार पड़ना पड़ेगा एम्प्लॉय के लिए, और उतना ही पैसा रीइंबर्स मिलेगा जो खर्च हुआ होगा। आप समझे बात के लिए। जब मैंने कहा कि एक मैं हमेशा जोक सुनाता हूं, यहाँ पे एक बच्चा हॉस्टल में बैठा हुआ था और बड़ा परेशान था, सिर पकड़ के बैठा हुआ था ऐसा करके। उसके दोस्त ने पूछा बेटा भाई क्या हो गया, बोले घर वालों से यार बुक खरीदने के लिए 5000 बुक पैसे मंगवाए थे 5000 रुपए। बोले तो क्या हो गया, घर वालों ने बुक ही भेज दी। अब अगर घर वाले 5000 रुपए भेज देते तो इस बात की क्या गारंटी थी वो 5000 रुपए खर्च करे नहीं करे। अगर किसी काम के लिए पैसा दे दी जाए पहले और बॉस बोल दे हमारी जिम्मेदारी पूरी, बीमार पड़ो तो खर्च कर लेना, बीमार नहीं पड़ो तो बेसिक सैलरी मान लेना। 1000 रुपए लंच के लिए दे दिए गए, भूख लगे तो खाना खा लेना, नहीं लगे तो अपनी जेब में रख के बेसिक सैलरी मान लेना। हमने तो अब तुम्हारा ध्यान रखा ना, हमने तो तुम्हें 1000 रुपए लंच के लिए दिए ना, लेकिन अगर पर्क चाहिए तो भूख लगनी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा। कई लोग कार से जा रहे होते हैं, बेगर्स पैसे मांगते हैं तो पैसे दे देते हैं, वो कहते हैं बाबूजी भूख लग रही है 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दिए, अभी अलाउंस बन गया। ये क्या पता कि वो खाना 10 रुपए से खाएगा या नहीं खाएगा, और जो खाना है वो 10 रुपए से सस्ता आएगा या ज्यादा आएगा। आपने 10 रुपए खाने के लिए दे दी, उसकी मर्जी वो क्या करता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे देने में यकीन नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हें खाना खिला देते हैं। वो गाड़ी अपनी साइड में लगाएंगे और किसी ठेले वगैरह पे ले जाएंगे, उससे बोलेंगे खा लो पेट जितना खाना है। 8 रुपए का खाएगा तो 8 रुपए दे देंगे, 12 रुपए का खाएगा 12 दे देंगे, लेकिन अब उसको खाना खाना पड़ा। यू गेटिंग माई पॉइंट, डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो रीइंबर्समेंट में आपके लिए कैश नहीं मिल रहा है, पहले आप खर्च कर रहे हो फिर मिल रहा है, और उतना ही मिले उतना खर्च किया और खर्च करना पड़ रहा है आपके लिए। अब मुझे बच्चों की एजुकेशन के लिए 1000 रुपए पर मंथ मिल जाए, अब बच्चे मेरे छोटे छोटे भी पढ़ते ही नहीं है, या बड़े भी नहीं पढ़ते हैं, या मेरे तो बच्चे ही नहीं है,
तब भी मुझे लंच अलाउंस मिल सकता है। देने वाले ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, अब तुम पैसों का क्या करते हो तुम जानो। लेकिन अगर पर्क बनाना है तो मेरे बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। अब मेरे बच्चे बॉस के स्कूल में पढ़ते हैं तो फैसिलिटी, मेरे बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं और फीस मेरा बॉस डायरेक्टली पे कर देता है तो ऑब्लिगेशन, मेरे बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं, फीस मैं ही पे करता हूं और जो फीस मैं पे करता हूं वो फीस मुझे वापस मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड द रीइंबर्समेंट। तो रीइंबर्समेंट में बच्चों का स्कूल में पढ़ना जरूरी होगा, लेकिन अलाउंस के अंदर देने वाले ने दे दिया, फिर आप उस काम के लिए खर्च करते हो और नहीं करते हो। मुझे एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल और भी याद आ रहा है, एक मूवी हुआ करती थी अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की। तो उनकी अमिताभ बच्चन उस मूवी में भगवान में यकीन नहीं करता है, भगवान को नहीं मानता है। तो उसकी मां मंदिर से निकलती है, उसको प्रसाद देती है अमिताभ बच्चन के लिए, अमिताभ बच्चन लेने से मना करता है, मैं भगवान को नहीं मानता हूं। तो शशि कपूर वहां पे खड़ा होता है, वो कहता है भाई मां प्रसाद समझ के दे रही है तो मिठाई समझ के ले ली, मां प्रसाद समझ के दे रही है तो मिठाई समझ के ले ली। अब क्या होता है, प्रसाद है तो मिठाई, अगर श्रद्धा है तो आप बहुत श्रद्धा से लोगे, हाथों को आचमन बना के लेते हो, फिर माथे से भी लगाते हो, वो आपकी श्रद्धा है। जिसको श्रद्धा नहीं है वो मिठाई समझ के खा ले। तो अब अलाउंस जो बीमार पड़ गया उसके लिए तो मेडिकल के लिए पैसा हो गया, जो बीमार नहीं पड़ा वो उसके लिए बेसिक सैलरी मान ले। अगर किसी के लिए एजुकेशन अलाउंस मिला, बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो एजुकेशन के लिए मान ले, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो सैलरी के लिए मान ले। लेकिन पर्क में आपको श्रद्धा दिखानी पड़ेगी, श्रद्धा हो तभी मिलेगा आपके लिए। वो प्रसाद दिया जा रहा है तो प्रसाद ही आपको प्रसाद के तरीके से ही लेना पड़ेगा आपके लिए, उसमें आपको अपने इलाज के लिए ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो बीमार पड़ोगे तभी पर्क मिलेगा, अदरवाइज पर्क आपको नहीं मिलेगा। दुनिया के सारे बेनिफिट्स में यहां पे लिख चुका हूं जो किसी एम्प्लॉय के लिए मिल सकती है, सारे, हर चीज दो तरीके से मिल सकती है, या तो पहले ही उस काम के लिए कैश दे दिया जाए, या फिर आपसे कह दिया जाए कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम वो काम करवा देंगे, दैट इज द पैकेजेस। आप बोलो क्या पूछना चाहते हो, कौन सा सोचना चाहते हो, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, और सब कुछ जो मैंने यहाँ पे लिखवाया वो या तो अलाउंस की कैटेगरी में जाएगा या वो पर्क की कैटेगरी में जाएगा। मुझे सर्वेंट रखने के लिए 2500 रुपए पर मंथ दे दिए गए, अब 2500 रुपए से सर्वेंट रखता हूं नहीं रखता हूं, मेरे ऑफिस में बोला गया बंसल जी आप कुक अपना रख लो, एक हम चाहते हैं आपको कुक की सर्विसेज मिले, आप 6 एम्प्लॉई हो, ये 2500 रुपए लो, अपने लिए कुक रख लो आप। आई एम ए गुड कुक, मुझे खाना बनाने में मजा आता है, ऐसा नहीं है मुझे मजबूरी में बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाने में मजा आता है, वो मेरा पैशन है, वन ऑफ माई हॉबीज है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कभी घर पे देखो मैं खाना कैसे बनाता हूं, मेरे ब्लूटूथ स्पीकर्स तो खूब फेमस हैं, खैर मैंने तो बहुत पहले ही ले रखा था, बस उसको चला देता हूँ। गजलें सुनने का मुझे शौक है, म्यूजिक में हर तरीके का सुन लेता हूँ, पुराने से पुराना, कितना ब्लैक एंड व्हाइट हो, सहगल साहब तक को सुन लेता हूँ जो सबसे पहले हमारे सुपरस्टार रहे हैं, जिनकी फैन लता मंगेशकर भी थी, केएल सहगल से लेके आज तक जो बादशाह में सबको सुन लेता हूँ, सबको खूब शौक से। लेकिन अगर पूछो सर आपको सुनना पसंद क्या है, तो गजल्स पसंद है, फिर चाहे गुलाम अली हो, फिर चाहे जगजीत सिंह हो, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन हो, फरीदा खानम हो, बेगम अख्तर हो, और भूपिंदर वगैरह को भी थोड़ा बहुत, पंकज उदास को तो सुनना पसंद नहीं करता हूं मैं, जिनका मेहदी हसन साहब हो, जिनका क्लासिकल थोड़ा टच होता है। अपने गजलें चलती रहती हैं, अपने आराम से खाना बनाओ, कितनी शानदार। स्ट्रेस अगर रिलीज करना है तो खाना बनाने से अच्छा मेरे ख्याल से कोई वो नहीं। खाना बनाते समय आप जो उसमें मगन हो जाते हो, कितना जीरा भुनना है, किस समय मिर्च डालनी है आपके लिए, कितनी सीटी कुकर में आनी चाहिए, इतना 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 कंसंट्रेशन चाहिए अच्छा खाना बनाने के लिए आपके लिए। मैं 2500 रुपये अपने बचा लेता हूं, वो अलाउंस बन गया। मुझे कुक के लिए नहीं चाहिए, मुझे कुक 2500 रुपये मैंने बेसिक सैलरी मान ली। अगर यही चीज मुझे पर्क की तरीके से देनी है तो मुझे कुक दिया जाएगा। अब मुझे कुक की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, और कुक की सर्विसेज 3 तरीके से पॉसिबल है। बॉस के पास अपना कुक है जो उस कंपनी का एम्प्लॉय है, वो मुझे दे दिया, ले जाओ आपके घर का खाना बनाएगा, फ्रॉम ओन सोर्सेज फैसिलिटी। मुझसे कहा गया बंसल जी आप कुक रख लेना, उसकी सैलरी हम पे कर दिया करेंगे, कुक को मैंने अपॉइंट किया और सैलरी पे करता है मेरा बॉस, दैट इज द ऑब्लिगेशन। कुक को मैंने अपॉइंट किया, सैलरी भी मैं पे करता हूं, लेकिन वो सैलरी मुझे अपने बॉस से वापस मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड द रीइंबर्समेंट। देखो ये क्वेश्चन यहीं से शुरू किया मैंने, मैंने कंसेप्ट से शुरू ही नहीं किया। अब क्या क्वेश्चन है, बेसिक सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, कमीशन 2% ऑन द टर्नओवर, और टर्नओवर उसका 30 लाख रुपए का था,
बोनस उसको 5,000 रुपए दिया गया, लंच अलाउंस 600 रुपए दिया गया, फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,500 रुपए पर मंथ दिया गया। सैलरी ऑफ सर्वेंट रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, हमें लैंग्वेज से पता चल गया ये परक्विजिट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, बॉस ने डायरेक्टली पे कर दिए, डिपार्टमेंट को खुद पे कर दिए, लेकिन पे कर रहा है बिल, कैश नहीं दे रहा है, पे कर रहा है, ये भी क्या हो गया, परक्विजिट हो गया। बिल पे कर रहा है, जो बिल आया वो हम पे करवा देंगे, जो तुम्हारा पानी का बिल आया हम पे करवा देंगे, ये परक्विजिट हो गया। अब कितना इजी है ग्रॉस सैलरी निकालना, बेसिक सैलरी 25,000 इंटू 12, ये तो फर्स्ट क्लास में डिसाइड किया था कि हम एनुअल बेसिस पे निकालते हैं, तो एनुअल बेसिस पे हमने क्या किया, ये हो गया 3 लाख रुपए, 25,000 इंटू 12। कमीशन 30 लाख का 2%, 60,000 रुपए निकाल दिया। बोनस 5,000, बोनस कभी भी मंथली जनरली नहीं दे रखा होगा क्योंकि पर मंथ लिखा भी नहीं है, तो 5,000। लंच अलाउंस एक महीने में 600, 12 से मल्टीप्लाई किया 7,200। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1,200 रुपीज पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई किया 14,400। अब ये बताओ, मुझे सर्वेंट दिया गया, मैंने सर्वेंट घर पे रखा, जिसकी सैलरी 2,000 रुपए पर मंथ मैं देता हूं, मेरा बॉस मुझे वापस करता है, कितना बेनिफिट हुआ। तो सर्वेंट को तो आप एंजॉय कर रहे हो और सैलरी आपका बॉस दे रहा है, तो जो सैलरी मिल रही है वो आपका बेनिफिट हो गया। 2,000 इंटू 12, 24,000। पर्क में पर्क लिखना जरूरी नहीं होता है, बस नाम लिख देते हैं सर्वेंट, बस पर्क लिखना जरूरी नहीं है, और जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वैसे ही एग्जाम में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, मेरे घर की लाइट तो मैं चला रहा हूं, बिल कौन पे कर रहा है, बॉस पे कर रहा है, 8,400 के बिल पे करे। पानी मैं यूज कर रहा हूं, पे कौन कर रहा है बिल, मेरा बॉस पे कर रहा है। अगर मैं बॉस नहीं पे करता तो मुझे पे करने पड़ते ना, दैट इज माई सैलरी 2,700। इन दोनों को ऐड किया 11,100, इसका टोटल कर दो, सैलरी आ गई 4,21,700। तो सैलरी इतना इजी हेड है, आप जान के ताज्जुब करोगे। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवा दिया जो जनरली पेपर के अंदर आता है, इसमें थोड़ी टेक्निकल बातें डाल दो, बस केवल थोड़ी सी टेक्निकल बातें डाल दो, कुछ ही। तो आपको जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें जो मेन बेनिफिट्स होते हैं वो ये 5 बेनिफिट्स होते हैं। और बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि एक प्रोविडेंट फंड के नाम से बेनिफिट होता है, 60 के बाद भी आपकी लाइफ मिजरेबल नहीं बन जाए, अच्छी रहे। आप जब जॉब कर रहे होते हो तो 60 के बाद भी आपका बॉस रेस्पॉन्सिबल होगा। आप 25 साल पर जॉब को ज्वाइन करते हो, जनरली आसपास 25 के, 60 पे रिटायरमेंट लेते हो, 35 ईयर्स नौकरी करते हो, तो क्या 60 साल के बाद दूध में मक्खी की तरीके से निकाल के फेंक देगा? भैया तुम्हारी जवानी के जो दिन थे प्योर तुम्हारे गोल्डन दिन, तब तो उसने अपना काम करवाया, तुम्हें पैसा दिया। अब जब आदमी काम करने लायक नहीं बचा, क्षमता नहीं बची, तो क्या उसकी केयर नहीं करेगा वो? तो उस समय भी उसके पास पैसा आता रहे, इसके लिए प्रोविडेंट फंड बनाया जाता है, पेंशन का अरेंजमेंट है, ग्रेचुटी का अरेंजमेंट, बहुत सारी चीजों के। और तो प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, फंड बनाया जाता है जो प्रोविजन का मतलब फ्यूचर के लिए अभी से कोई फंड बनाना, तो प्रोविडेंट फंड। इसमें बॉस अपनी जेब से थोड़ा पैसा डालता रहता है, हालांकि थोड़ा सा एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो बात की बात करेंगे हम पहले। बॉस सैलरी तो देगा ही देगा बॉस, इसके अलावा इसमें भी डालना जरूरी होता है, कई केसेस में उसके लिए मना नहीं कर सकता है वो डालने से। 2-3 हजार रुपए पर मंथ इसमें डालता है। और कब तक डालेगा, जब तक एम्प्लॉय 60 साल का नहीं हो जाएगा। तो अब एम्प्लॉय के लिए 3,000 रुपए पर मंथ भी तो मिल रहे हैं, भले ही उसके हाथ में अभी कैश में नहीं आ रहे हैं, लेकिन सैलरी तो बननी चाहिए ना, उसी के बुढ़ापे के लिए तो इंतजाम किया जा रहा है ना। लेकिन ये ऐसी बातें हैं, इन तक पहुंचने के लिए इन 6 चीजों से गुजरना पड़ेगा, 5 चीजों से, बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, अलाउंस, पर्क। अगर हम इनसे गुजर गए तो सैलरी बस मिनटों का खेल है। प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेचुटी, लेकिन अगर ये 5 चीजें आ गई तो बाकी चीजें 2 क्लास के अंदर निपटा दी जाएंगी। लेकिन ये अगर आपको समझ में आ गया कि इन चीजों का क्या मतलब होता है, तो ये मैंने समझा दिया। अलाउंस कैश मिल जाए किसी काम के लिए, और अगर आपको कोई चीज करने की गारंटी मिल जाती है, चाहे बॉस अपने पास से करवाए, चाहे बाहर से अरेंज करके दे, या आपसे बोले बाहर से अरेंज कर लो और पैसा हमें बता देना, हम वापस कर देंगे, इसको कहा जाता है परकेजेस। अलाउंसेस हमेशा कैश में होते हैं, तो सैलरी में ऐड करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। पर्क मिलेगा तो वो कैश में किसके बराबर है, मेरे बॉस ने लाइट का बिल पे किया,
ये तो हो गया पर अब किसके बराबर है, 8,400 का लाइट का बिल पे किया तो उसका वैल्यूएशन 8,400 के बराबर हो गया। मेरे बॉस ने मुझे कार दी तो कार की कॉस्ट दे रखी होगी, डेप्रिसिएशन का रेट मैं बता दूंगा, 10% होता है, भी पढ़ाऊंगा पूरा कार आपके लिए, मजा आएगा। तो हमने 4 लाख का 10%, 40,000 रुपए का बेनिफिट हुआ। तो बच्चों के तरीके से बस हमें क्या करना है, हमें ऐड करते हुए चलना है, जो टोटल निकल के आएगा दैट इज द ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से हम कभी कभी 3 अमाउंट माइनस करते हैं, वो हम क्यों करते हैं या कब करते हैं ग्रॉस सैलरी तक पहुंचने के बाद बताऊंगा, लेकिन इट इज कॉल्ड द ग्रॉस सैलरी एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सैलरी, नो डाउट। देखो आगे, तो बेटा ये जो 3 चीजें होती हैं ये तो फुली टैक्सेबल होती हैं, बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, दीज आर ऑलवेज फुली टैक्सेबल। सैलरी में इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इनके बारे में, बस ये लिखा हुआ है कि ये सैलरी का हिस्सा है, तो सैलरी का हिस्सा है तो इस पर टैक्स पे करो, ये फुली टैक्सेबल है। लेकिन हम अलाउंसेस को पढ़ते हैं, तो अलाउंसेस में से इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि हम आपको एक बेनिफिट देंगे और उस बेनिफिट को कहा जाता है एग्जेम्पशन। इस वर्ड से दोस्ती कर लो। अगर आप सीएमए कोर्स करने के लिए बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड हो कि हमें तो करना ही करना है हर हालत में चाहे कुछ हो जाए, तो फिर मुझे यह पता है कि आप टैक्स में कुछ ना कुछ जरूर करते रहोगे, क्योंकि मैं इंटर में आपका टैक्स वन ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा बना के रहूंगा, इस बात की गारंटी है। तो 2 महीने बाद मुझसे बोलोगे कि सर हम केवल टैक्स से क्वेश्चंस लगाते रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स हम किस टाइम करें। किसी का ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में है तो अच्छी बात है, बनाओ उसको अपना फेवरेट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम टैक्स भी खूब पढ़ो, तुम्हारा मन करे क्वेश्चन सॉल्व करने का टैक्स के। और इंटर में मुझसे पढ़ लिए तो फाइनल में तो आओगे ही आओगे आप डेफिनेटली, तो फिर मुलाकात दोबारा होगी, फिर पढ़ेंगे वाला टैक्स जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, टीडीएस के डिटेल में, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट प्रोसीजर, पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस, एडवांस रूलिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन, वो हाई फाई टैक्स पढ़ेंगे फाइनल में। तो एग्जेम्पशन से दोस्ती कर लो। इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, इसका मतलब होता है नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट का मतलब ही माफी होता है। हां, टेक्निकल नाम ये होता है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। जो इनकम टोटल इनकम का हिस्सा नहीं बनती है, विच डू नॉट फॉर्म पार्ट, जो टोटल इनकम के अंदर ही नहीं आई, इसका मतलब उस पर टैक्स पे नहीं करना है। एग्जाम्शन बोल लो, डिस्काउंट बोल लो, डिडक्शन बोल लो, डेली लाइफ में आप एग्जाम्शन डिस्काउंट के लिए बोल सकते हो। तुमने एक दुकान पे गई, तुमने एक शर्ट ली जो 1,000 रुपए की थी, एक ट्राउजर 2,000 रुपए का था, 3,000 रुपए का हो गया। आपने कहा भैया कितना डिस्काउंट दोगे, उसने 200 का डिस्काउंट दे दिया आपके लिए, 2,800 रुपए का बिल आपका बन गया। आप डिस्काउंट की जगह वर्ड बोल दो भैया कितना एग्जाम्प्ट करोगे, बस सही वर्ड है, यूज कर सकते हो, हालांकि बहुत परफेक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन एग्जाम्पशन का मतलब भी माफी होता है। एग्जाम कर दो हमें इस चीज से। अगर आपका भगवान करे सबका ग्रुप निकले, किसी बच्चे का ग्रुप नहीं निकल पाया, लेकिन किसी पेपर में 60 या 60 से ज्यादा नंबर आ गए, तो वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाता है। एग्जाम्प्ट का मतलब अब उस पेपर को अगली बार देने से आपको माफी मिल जाती है। अब बाकी 3 पेपर दोगे, लेकिन वो पेपर आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 60 नंबर लाके आपने ये प्रूव कर दिया कि उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी हो चुकी है। अब आपको उस पेपर को दोबारा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां हम एग्जाम्पशन वर्ड यूज करते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पशन कह सकते हैं। बताओ, पूरे बिल के अमाउंट में जो इंक्लूड नहीं है उसको डिस्काउंट बोलेंगे, बिल में जो अमाउंट है उसमें जो अमाउंट इंक्लूड नहीं है उसको डिस्काउंट बोलेंगे। 2,800 रुपए में कितना इंक्लूड नहीं है, 200। इसीलिए इस लैंग्वेज को मैं बहुत पसंद करता हूं, इस वाले लैंग्वेज के लिए, वो इनकम जो टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। तो अगर कोई अलाउंस 1,000 रुपए पर मंथ मिला और 500 रुपए उसमें से एग्जेम्प्ट है, तो 12,000 में से 6,000 रुपए माइनस कर दिया, तो 6,000 रुपए तो टोटल इनकम के अंदर जाएंगे, लेकिन 6,000 रुपए टोटल इनकम के अंदर नहीं जाएंगे। तो बताओ, टोटल इनकम में कितनी इनकम को इंक्लूड नहीं किया गया, 6,000, तो 6,000 क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। तो इनकम टैक्स में जो टेक्निकल डेफिनेशन लिखी है, वो इनकम जो टोटल इनकम तक नहीं पहुंच पाती है।
साधारण शब्दों में नॉन टैक्सेबल, जिस पर टैक्स पे नहीं करना है, जो टोटल इनकम पे नहीं पहुंचेगा। तो अब जो 200 रुपए का डिस्काउंट है, दो तरीके से बोल सकते हैं, कितना पैसा नहीं देना है, 200 डिस्काउंट हो गया, या जो बिल का हिस्सा नहीं बना, वो प्राइस जो बिल का हिस्सा नहीं बना, कितना, 200 डिस्काउंट। घुमा फिरा के बोल लो चाहे सीधे बोल लो, लॉ में लिखा हुआ है जो इनकम टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है उसको कहा जाता है एग्जेम्प्टेड इनकम। लेकिन हम टेक्निकल लैंग्वेज को हमें पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे से हम यही बोलेंगे जिस पे हम टैक्स पे नहीं करेंगे वो इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम होती है। तो मैं सरकार से पूछता हूं कि सरकार एग्जम्पशन दोगे, तो बोले हाँ, हम अलाउंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक होगा पार्टली और फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, पार्टली एंड और fully exempted allowances। और मैंने कहा दूसरी कैटेगरी, बोले जो बच गए अदर्स, इसके अलावा जो भी बच जाएंगे और वो हमेशा फुली टैक्सेबल होंगे, उन पे एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसमें आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो इनकम टैक्स में फुली टैक्सेबल नहीं समझाए गए हैं, कौन कौन से एग्जेम्प्टेड है ये बता दिए गए, बस सही है। जो बच गए वो फुली टैक्सेबल, कोई भी अलाउंस जो पहली कैटेगरी में नहीं लिखा हो वो फुली टैक्सेबल में चला जाएगा, वो आपके लिए फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अलाउंसेस सैलरी होते हैं, जिसमें से एग्जम्पशन है वो हम आपको बता देते हैं। तो क्यों होते हैं, क्यों दिया गया, सब बातें मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बता दूं जो सेक्शन होता है एग्जम्पशन का वो होता है सेक्शन 10 क्लॉज 14 और रूल होता है 2BB। कई बार वो चाहते हैं रूल लिखा जाए तो सेक्शन याद नहीं रहे, तो बच्चों कोशिश करना कम से कम रूल तो आपको याद रहे। मैं लॉजिक भी दूंगा कि इसको एग्जेम्प्ट क्यों किया गया, इसको टैक्सेबल क्यों किया गया, लेकिन बेसिक बात तो मुझे पहले बतानी पड़ेगी आगे चलने से पहले। तो सेक्शन 14 में ये लिखा हुआ है कि एग्जम्पशन मिलेगा, और कितना मिलेगा ये 2BB में लिखा हुआ है। तो हम जब 2BB में जाके बोलते हैं कि सर कितना एग्जम्पशन दोगे, तो लिखा हुआ है ये जो अलाउंसेस होते हैं, ये जो अलाउंसेस होते हैं ये ऑफिशियल पर्पस से दिए जाते हैं, ऑफिशियल पर्पसेस टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटीज, इसके लिए अलाउंस दिए जाते हैं और इसमें से एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है। और एग्जम्पशन कितना लिखा हुआ है 2BB, एक्चुअल अमाउंट यूटिलाइज्ड, इनकर्ड या स्पेंड, अच्छा वर्ड है, इससे मैं स्पेंड लिख देता हूं, स्पेंड फॉर ऑफिशियल पर्पजेस। ऑफिस जिस पर्पज के लिए अलाउंस मिला उस पर्पज को मीट आउट करने के लिए तुमने जो भी पैसा खर्च कर दिया। इतनी सब बातों से जरूरत क्या है, सीधे एग्जाम्पल देके समझाता हूं और सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल से टूर और ट्रैवलिंग अलाउंस, बस इस पे कंसंट्रेट करना कि ऑफिस के काम से दिया गया है, ये ऑफिस के काम से है। अब सारी बात एक झटके में आपको समझ में आएगी। मेरे बॉस ने कहा बंसल जी मैं बहुत बड़े पोस्ट पे हूं और मुझे मीटिंग करने के लिए हर जगह जाना पड़ता है, मैं दिल्ली में पोस्टेड हूं और मेरी कभी मीटिंग चंडीगढ़ के अंदर होती है, कभी बेंगलोर मुझे जाना पड़ता है, कभी मुझे मुंबई जाना पड़ता है, कभी मुझे जयपुर जाना पड़ता है, मीटिंग में जाता रहता हूं। ये लोग सेल्स में होते हैं, उन्हें ऑर्डर लेने के लिए कभी चंडीगढ़ जाना है, कभी बेंगलोर ऑर्डर लेने डिलीवरी देने जाना है। इन लोग क्योंकि शहर से बाहर जाते रहते हैं तो इन्हें एक अलाउंस मिलता है जो कि कहा था टूर एंड ट्रैवलिंग अलाउंस, ऑफिस के काम से जा रहे हैं। तो जो ऑफिस के काम से इन्हें कैश मिलता है, मेरे बॉस ने कहा बंसल जी हम आपको 5,000 रुपए पर मंथ देंगे फॉर ट्रैवलिंग पर्पजेज। अब देखो कैश भी मिल गया, पहले ही मिल गया, और बॉस ने पर्पज बता दिया ट्रैवलिंग पर्पजेज, दैट इज कॉल्ड द टूर एंड ट्रैवलिंग अलाउंस। अब किसी महीने में बाहर गया ही नहीं, कोई ऑर्डर आया ही नहीं, देखो खर्चा नहीं हुआ, लेकिन तब भी बॉस देता रहेगा। हम आपको 5,000 रुपए देंगे, जब जरूरत पड़े तब चले जाना, जरूरत नहीं पड़े तो कैश मान के रख लो। ऑर्डर ही नहीं आया तो मेरी क्या गलती है, 5,000 रुपए पूरा का पूरा बच गया मेरे पास। तो पहले तो मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि ये अलाउंस क्यों कहा जा रहा है। कैश मिल गया,
पर्पस के लिए मिला और जाने से पहले ही मिल गया, चाहे मुझे जाने की जरूरत पड़ती है या जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द अलाउंस। अब काम की बात करते हैं, ऑफिस के पर्पस से मिला। सरकार ने कहा बंसल जी जितना भी खर्च कर दोगे, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, ये बस ध्यान रखना, और किस लिए, जिस काम के लिए मिला उसके लिए जो भी अमाउंट खर्च कर दोगे वो हम आपके लिए माफ कर देंगे। 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपए एक साल के अंदर मिला। कुछ भी खर्च नहीं किया तो फुली टैक्सेबल। लेकिन सपोज करते हैं कंपनी ने कहा बंसल जी आपको जाना पड़ेगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ जाओ और मीटिंग है, 2 दिन की मीटिंग अटेंड करके आओ। मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूं, ऑफिस के काम से जा रहा हूं। अब सपोज करते हैं मैंने कि जाने की चॉइस मेरे पास है, खर्चा बॉस कह नहीं सकता कि इसी तरीके से करोगे। बॉस को लगता है कि 5,000 रुपए में आया जाया जा सकता है, और मैंने क्या किया, पंजाब रोडवेज की बस पकड़ ली, केवल 400 रुपए जाने का, 400 रुपए आने का, बस इतना खर्च किया मैंने। 400 जाने का, 400 आने का, तो 800 और 12, 9600 रुपीज मैंने केवल खर्च किया। तो मुझसे असेसिंग ऑफिसर ने कहा खर्चा बताओ कितना कर दिया। मैंने कहा 9,600। बोले ये एग्जेम्प्ट हो गया और आपको 50,400 रुपए पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर में खर्चा दे रखा होगा। सपोज करते हैं मैं बस से नहीं गया, मैंने कि सौरभ बंसल तुम बस से जाओगे, नहीं मैं तो स्टैंडर्ड वाला एम्प्लॉय हूं, मैं रेल से जाऊंगा और मैं कम से कम 3rd AC से जाऊंगा, AC 3 से जाऊंगा मैं रिजर्वेशन करवा के अपना। 1,500 रुपए जाने के, 1,500 रुपए आने के, 3,000 रुपए टिकट एक में लगा और हर महीने में जाता हूं सपोज करते हैं, और मैंने 36,000 रुपए एक साल में खर्च कर दिया। तो इनकम टैक्स कहेगा 24 पर टैक्स पे कर दो, 3600 खर्च कर दिया। अब एग्जम्पशन क्यों मिल रहा है ये भी समझ लो भैया, खर्चा मैं जब ऑफिशियल पर्पस से कर रहा हूं तो मैं क्यों टैक्स पे करूं, बस ये लॉजिक है इसके अंदर। कौन सा इसके अंदर रॉकेट साइंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम, जो आपको जॉय दे, जो आपको बेनिफिट दे, जो आपकी जरूरतों को पूरा करे। अगर मैंने 60 में से 36,500 अपने बॉस के लिए खर्च कर दिए तो बताओ मुझे कितना बेनिफिट हुआ, 24 का। 36,000 रुपए का तो मेरा बॉस एंजॉय करेगा। मीटिंग में जाके जो भी बेनिफिट होगा वो मेरा बेनिफिट है, मेरे बॉस का बेनिफिट है। मैं तो सैलरीड एम्प्लॉय हूं, जो पहले सैलरी मिलती थी बाद में उतनी सैलरी मिलेगी। समझो, आप कभी भी जाते हो मीटिंग करने के लिए, जाओ, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बॉस ने आपको भेज दिया, आप गए, आप मीटिंग करी, कंपनी को आपने रिप्रेजेंट किया, तो जो खर्चा कर रहे हो वो कंपनी को बेनिफिट दिलाने के लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, कंपनी को बेनिफिट दिलाने के लिए। तो आप क्यों टैक्स पे करोगे। चंडीगढ़ आप जाना ही नहीं चाहते थे, चंडीगढ़ कौन बोला जाओ, बॉस ने बोला जाओ, तो मैं क्यों टैक्स पे करूं भैया। हाँ, बॉस ने समझा 60,000 रुपए खर्च हो जाएंगे और मैंने खर्च कर दिए 36,000 और मैंने 24 जेब में सरकार लिए, अपने लीगली बचाए मैंने। सरकार कहती है अब ये 24 तो तुम्हारे होगा ही ना। समझो बात के लिए, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं क्लास शुरू होने वाली है, मार्कर खत्म हो गए, इससे हम बोर्ड पे लिखते हैं। पुराने जमाने में तो 2018 के बाद से मैं इसी पर टीच कर रहा हूं। मैंने 100 रुपए दिए, मैंने कहा बेटा जा मार्कर ले, क्लास शुरू होने वाली है ऑफिस बॉय के लिए। अब मैंने 100 रुपए उसको दे दिए, पहले ही दे दिए। मुझे पता था 100 रुपए का डिब्बा आता है, और वो उसने कहीं से जुगाड़ लगा के 80 रुपए का वो मार्कर ले आया, 20 रुपए अपनी जेब में रख लिए। बताओ उसने मुझसे कितने कमाए, 20 रुपए। बेटा मैंने 100 रुपए दिए थे, लेकिन सर 80 जो खर्च करे उसको उसने खुद का एंजॉय किया। वो तो आप मार्कर पढ़ाओगे ना, आपको फीस मिलेगी ना बच्चों की, आपके ऊपर खर्च कर दिए ना, आप ही को वापस कर दिए ना। तो तुम चंडीगढ़ गए, तुम मीटिंग में गए, तो जो तुमने 36,000 रुपए खर्च करे ये एक तरीके से बॉस को ही तुमने वापस कर दिए। बॉस ने बोला ये काम कर दो, तुमने लाके चीज बॉस को दे दी। अब वो ट्रैवलिंग के फॉर्म में थी तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बॉस के बिहाफ पे जो तुम गए थे ना, तुम अपने बच्चों की फीस पे करते हो, वो बॉस देता है, वो तुम्हारा बेनिफिट है। तुम खाना खाते हो उसके लिए कैश मिलता है, वो तुम्हारा बेनिफिट है। बॉस कहता है हमारा ये काम कर दो और तुम वो पैसा खर्च करते हो, तो तुम क्यों टैक्स पे करोगे। तुमने वो पैसा खर्च तो बॉस के ऊपर किया ना, अपने ऊपर कहां खर्च किया, तो वो तुम्हारी इनकम में क्यों ऐड होना चाहिए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एंड तक यही समझाता रहता हूं बेटा कि जो अलाउंसेस होते हैं वो आप रटना मत कि ये फुली टैक्सेबल है। ये आप ये देखना कि अगर ऑफिशियल पर्पस से हैं, जो हम खर्च करेंगे वो एम्प्लॉय का बेनिफिट ही नहीं है, तो एम्प्लॉय उस पर क्यों टैक्स पे करेगा। तो उसने जब खर्च किए थे आपके लिए 800 रुपए इंटू 12, 96। अब सपोज करते हैं मैंने कहा बंसल यार तुम कहां ट्रेन से जाओगे, तुम अपनी टैक्सी से जाओ, ट्रेन में कहां भीड़ होती है।
मैं टैक्सी से गया, अब टैक्सी से मैं गया तो 2,000 रुपये जाने के, 2,000 रुपये आने के, मैंने 4,000 रुपये खर्च कर दिए, 48,000। अब सॉरी, हाँ 48, तो 12,000 रुपये सरकार टैक्स से बिल कर देगी। मैंने बॉस के ऊपर 48 खर्च कर दिए। लेकिन मैंने कहा बंसल कहाँ जाओगे तुम, एसी से जाओ, वो तुम बाई एयर जाओ। और मैं बाई एयर गया, और बाई एयर जाने का 4,000 रुपये जाने का, 4,000 रुपये आने का, तो मैंने 8,000 रुपये पर मंथ खर्च किया, क्योंकि हर महीने मुझे जाना भी पड़ा, और मैंने 96,000 खर्च कर दिया। तो एग्जम्पशन केवल 60,000 रुपये का मिलेगा। सर आपने बॉस के ऊपर खर्च तो 96 कर दिया, क्यों कर दिया? जब बॉस ने बोला कि 60 तक के तुम हैसियत के एम्प्लॉय हो, बॉस ये मानता है कि इस एम्प्लॉय के लिए हम 5,000 रुपए तक का देंगे, भैया हर को उसके लेवल का पैसा मिलता है ना। किसने कहा हवाई जहाज से जाओ, जब तुम टैक्सी से तुम 5,000 रुपए के अंदर जा सकते थे टैक्सी से, तो तुम हवाई जहाज से क्यों गए, बाई एयर तुम क्यों गए? अब तुमने ये बॉस के ऊपर खर्च नहीं किया, अब तुमने ये अपने शौक के ऊपर खर्च कर लिया। जब मुझे मार्कर दिया गया, 100 रुपए दिए मैंने, और 100 रुपए का मार्कर नहीं है, तो लड़के को मुझसे आके बोलना चाहिए था कि सर जी 100 रुपए का मार्कर नहीं मिल रहा है, या सर 2 मार्कर है, 90 वाला है, 120 वाला। तो मैं क्या बोलता, 90 वाला लेके आ। मैं बॉस से बोलता बाई ईयर के 8,000 रुपए हैं, तो बॉस क्या कहता, भैया 5 देते हैं हम तुम्हें, 5 के अंदर ही जाओ, चाहे बस से जाओ वो अलग मर्जी है। समझ रहे हो, आज लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अगर ज्यादा खर्च कर दोगे तो एग्जम्पशन केवल अलाउंस के बराबर मिलेगा। इनकम टैक्स में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट और अलाउंस रिसीव्ड विच एवर इज लोअर, अलाउंस रिसीव्ड विच एवर इज लोअर। तो मिला 60, खर्च किया 40, तो 40 एग्जेम्प्ट होगा। मिला 60, खर्च कर दिया 90, तो 60 एग्जेम्प्ट होगा, लोअर वाला। तो सर आप ये लैंग्वेज क्यों नहीं लिखते हो? मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे रहा हूं, पूरे इनकम टैक्स में एक भी एक्सेप्शन नहीं है। एग्जेम्पशन इनकम को एक्सिड कर कैसे सकता है, लॉजिक बताओ। 1,000 रुपए की शर्ट खरीदने के लिए गए, बताओ मैक्सिमम आपको डिस्काउंट कितना मिल सकता है, 1,000 रुपए। दुकानदार बस क्या कह सकता है, भाई साहब मजा आ गया, आप बड़े अच्छे इंसान हो, बड़ा मीठा बोलते हो, आप क्या पैसे लेने हैं आपसे, फ्री में ले जाओ, 100% डिस्काउंट है। लेकिन 1200% डिस्काउंट तो नहीं देगा ना, 120%, 1200 तो नहीं देगा। इसका मतलब भाई साहब दुकान शर्ट फ्री में ले जाओ, 200 रुपए भी ले जाओ मेरी जेब से। कोई बच्चा मुझसे कहता है कि सर हम फाइनेंशियली थोड़े से इकोनॉमिकली थोड़ी कंडीशंस डाउन है, क्या हमें डिस्काउंट मिल सकता है? क्या इतने बच्चे पढ़ते हैं, बच्चा फ्री में पढ़ लेगा, कौन सी आफत है? हाँ बेटा कोई बात नहीं है, अगर पढ़ने का मूड है, पढ़ना चाहते हो तो फ्री में पढ़ लो, मेरी 10,000 रुपए फीस है, तुम फ्री में पढ़ लो। नहीं सर मुझे 12,000 रुपए का डिस्काउंट दे दो, मतलब मैं उसको 2,000 रुपए देकर अपनी जब से रिक्वेस्ट करूं कि बेटा मुझसे पढ़ लो। इतने बुरे दिन तो नहीं आते हैं किसी के। तो सरकार ये कहती है एग्जम्पशन इनकम से एक्सीड। बॉस ने जब 5,000 रुपए तुम्हें दिए, तो तुम्हें 5,000 के अंदर काम चलाना चाहिए, 5,000 रुपए के अंदर। बॉस ने सोच समझ के दिए थे, इतने का तुम्हारा खर्चा होना चाहिए था। हाँ ये अलग बात है, तुमने खर्चे पर डिपेंड नहीं किया, पहले ही दे दिया, लेकिन तुम्हें 5 के अंदर खर्चा करना चाहिए था। ज्यादा करोगे तो एग्जम्पशन इनकम के बराबर होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। डेली अलाउंस, तो जब ऑफिस के काम से बाहर जाते हो तो टूर एंड ट्रैवलिंग अलाउंस तो मिलता है आपके लिए ट्रैवलिंग के पर्पज से, लेकिन जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके लिए डेली अलाउंस। ऑफिस के काम से बाहर हो तो ये खर्चा भी तो ऑफिस के काम से ही हो गया। तीसरा अलाउंस होता है कन्वेंस अलाउंस। केवल 6 अलाउंस उस कैटेगरी में लिखे हुए हैं, ओनली 6 अलाउंस। अब कन्वेंस अलाउंस का मतलब यह हो गया कि अपने ही शहर में, टूर एंड ट्रैवलिंग का मतलब हो गया दूर जाना, डिस्टेंस दूसरे शहर में। लेकिन अगर ऑफिस के पर्पज से अपने ही शहर में आप मूवमेंट करते हो, जो लोग लोकल सेल्स मार्केटिंग वगैरह करते हैं, ये चीज बेच दी इस दुकान पे, वो चीज बेच दी, या खरीदते हैं चीजें अपने बॉसेस के लिए, लोकल अपने ही शहर में जो लोग कम्यूट करते हैं, आते जाते हैं ऑफिस के काम से, उनके लिए कन्वेंस अलाउंस मिलता है। तो अगर बॉस ने बोला ये वाला काम करे आओ, लाजपत नगर तक चले जाओ और ये काम है, वो 2,000 रुपए फिक्स देता है। 2,000 रुपए मुझे तो पर मंथ दूंगा, मैं आपके लिए कहीं भी भेजूंगा उसके लिए 2,000 रुपए पर मंथ दूंगा। ये अब क्या बन गया आपके लिए, कन्वेंस अलाउंस। आपके पास एक बाइक है, उसमें आप फ्यूल डलवाते हो उस बाइक के अंदर, और फ्यूल बहुत सस्ता डलता है, एवरेज बहुत अच्छा है, 500 रुपए में महीना निकाल देते हो। आप फ्यूल की रिसीट दिखा दो, 1,500 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं मैं हर जगह ऑटो से जाऊंगा,
ऑटो रिक्शा करके जाते हो, आपने 1500 रुपये खर्च कर दिए। खर्च तो बॉस के ऊपर ही कर रहे हो। जो ऑर्डर लेके आएगा, सामान भी कहेगा, बॉस का प्रॉफिट होगा, तो 1500 रुपये तुमने कहाँ एंजॉय किए? ऑटो में बैठने किसका मन करता है? ये तो आपने बॉस के ऊपर खर्च करे, 500 रुपये टैक्सेबल। तो जो आप खर्च कर दोगे दैट इज द एग्जाम्प्ट। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में कई लोग बेईमानी कर लेते हैं। 2000 रुपये कन्वेंस अलाउंस मिला, उन्होंने क्या किया, बस का पास बनवा लिया। अब दिल्ली के अंदर तो एक बस का पास बन जाता है, दिल्ली में किसी भी बस में घूमते रहो आप उसके अंदर। और बहुत कम खर्चा किया और पैसा सारा बचा लिया। लेकिन वो अपने दोस्तों से कहते रहते हैं, जब भी ऑटो में बैठो, टैक्सी में बैठो, तो बिल मेरे नाम से ले लेना। ये अब प्रैक्टिकल लाइफ में लोग बेईमानी कर लेते हैं। अब वो बिल अपना बचा के रख लेते हैं कि हमने गाड़ी में फ्यूल डलवाओ कभी भी तो मेरे नाम से बिल बनवा लेना बस केवल। सरकार को ये दिखा देती है हमने सारा पैसा बॉस के ऊपर खर्च कर दिया। खर्च बहुत कम करते हैं, ये अलग बात है। मुझे चंडीगढ़ जाना था बॉस के काम से, तो मैं गया तो अपने बीटीसी की बस से, और किसी मैंने रिलेटिव को बोल दिया कभी भी चंडीगढ़ जाओ तो कम से कम ओला उबर का बिल बनवा लेना और मेरे नाम से बनवा लेना, बस केवल मेरी ऐप से बुकिंग कर लेना, बस हो गया, पैसे बच गए आपके। वो अलग बात है। तो वो बेईमानी मैंने पहले भी क्लास में कहा था, वो तो अलग है। हम तो वो पढ़ रहे हैं जो लॉ में लिखा हुआ है, इस तरीके से होना चाहिए। अब जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है हेल्पर अलाउंस, अब मैं ऑफिस में काम करता हूं, बहुत हेक्टिक है, बहुत सारा काम मुझे करना पड़ता है। जो ऑफिस का सर्वेंट है वो 50 जगह बिजी रहता है, तो वो मेरा काम बहुत लेट करता है और मुझे एक सर्वेंट चाहिए। तो कंपनी ने कहा मिस्टर बंसल हम आपको 4000 रुपये पर मंथ देंगे, आप अपने लिए हेल्पर रख सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो। जरूरत नहीं पड़ती है, 4000 रुपये मेरी सैलरी मान लो, मैं खुद काम खुद ही निपटा लेता हूं। लेकिन बहुत लोड आ गया, ऑफिस के एम्प्लॉय से काम नहीं होता पेऑन से, तो मैंने अपने लिए अपने लिए एक हेल्पर रखा, 3000 रुपये पर मंथ पे रखा। ऑफिस में मुझे फोटो कॉपी करवाने, जो भी काम मुझे करवाने हैं, अकाउंट्स बनवाने हैं, वो सारा मुझे बना के देता है पर्सनली। बताओ मुझे कितना बेनिफिट मिला? सब बच्चे कहते हैं 4000। मैं कहता हूं क्यों सर, जो आपने सैलरी दी उसको आप ही तो एंजॉय कर रहे हो, मैं कुछ भी एंजॉय नहीं कर रहा हूं। काम तो ऑफिस का ही करवा रहा हूं, बस मुझे उस काम को निपटाने के लिए एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय मिल गया बस केवल। काम मेरा एक भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं ऑफिस के काम ही तो उसको करवा रहा हूं ना सारे के सारे। तो अगर ऑफिस के काम करवा रहा हूं तो अल्टीमेट बेनिफिट तो बॉस को मिल रहा है ना। इसीलिए मैं हमेशा यहां पे अपने बच्चों को पढ़ाता हूं और बच्चे खुश होते हैं उस बात को जान के। इस कैटेगरी में एक अलाउंस आएगा, सर्वेंट अलाउंस। अब सर्वेंट वर्ड हो जाता है डोमेस्टिक। मेरे बॉस ने कहा बंसल जी हम आपके लिए देंगे 4000 रुपये पर मंथ, आपको जरूरत पड़े तो अपने लिए आप एक सर्वेंट रख लेना। पहले ही दे दिए, रखूं नहीं रखूं इसलिए अलाउंस है। मैं अब हैप्पीली अनमैरिड, मैंने कितनी बार बोला हुआ है। अब मुझे लगता है सुबह सुबह ऑफिस जाता हूँ, क्लास लेने के लिए जाता हूँ, तो खाना वगैरह बना नहीं पाता हूँ। ऐसा करते हैं एक कुक रख लेते हैं, और मैंने 3000 रुपये पर मंथ पे बात करके एक कुक रख लिया। अब बताओ मुझे बॉस से कितना बेनिफिट हो रहा है? अब 4000 रुपये पर मंथ का बेनिफिट। 3000 रुपये आप खर्च कर रहे हो ना, अपने ऊपर ही तो खर्च कर रहा हूं। जो सर्वेंट खाना बना के दे रहे हैं, कुक खाना बना के, वो मुझे ही तो खाना बना के दे रहे हैं ना। तो मैंने 3000 रुपये ये भी एंजॉय किए, और जो 1000 रुपये बच गए वो भी कैश में एंजॉय करे। रूल याद कर लो, अगर खर्चे का बेनिफिट बॉस को मिल रहा है, खर्चे का बेनिफिट तो एग्जेम्प्ट कर दो। और खर्चे का बेनिफिट अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है या उसके पास पूरा कैश बच रहा है तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर? हेल्पर अलाउंस एग्जेम्प्ट क्यों हुआ? सारा वो मेरा एम्प्लॉय जरूर तुम्हें लग रहा है, लेकिन है तो कंपनी के काम करने के लिए। मेरा कौन सा बेनिफिट हुआ? लेकिन ये मेरे घर की सफाई करता है, मेरा खाना बनाता है, और जो मुझे जरूरत होती है वो पूरी करता है। तो अगर मैं खुद खाना बनाने के लिए लगता तो मुझे 3000 रुपये अपनी जेब से पे करने पड़ते। मैं पे कर रहा हूं लेकिन मेरा बॉस मुझे पे कर रहा है, दैट इज माई सैलरी, उसमें मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर्वेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन यहां पे जो लिखा हुआ है हेल्पर अलाउंस, इसमें बेनिफिट मिल जाएगा एग्जम्पशन का। जैसे कि मैंने लंच अलाउंस का भी एक क्वेश्चन जो करवाया था, उसमें फिक्स मेडिकल अलाउंस मैंने दिया था। हाँ सर दिया था। मुझे 1000 रुपीज पर मंथ मिलते हैं अपने बॉस से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और 1000 रुपये, और किसी महीने एम्प्लॉय बीमार पड़ गया और 300 रुपये उसने खर्च कर दिए इलाज करवाने में। बताओ कितना बेनिफिट हुआ सर? 1000 रुपये का 300 रुपये। अगर वो तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना इलाज करवाना। अगर बॉस नहीं देता और बीमार पड़ता तब भी तो 300 रुपये डॉक्टर की फीस जाती ना। हाँ वैसे चंडीगढ़ वो नहीं जाता,
कन्वेंस अलाउंस की जरूरत क्या है, बॉस भेजेगा तो चाहिए, लेकिन बीमार पड़ने पे इलाज करवाना तो पर्सनल जिम्मेदारी है ना। तो अगर बॉस ने 1,000 रुपए दिए और 300 रुपए इलाज में खर्च भी हो गए, तो लेकिन सरकार कहती है बेनिफिट तो 1,000 का हुआ, इसलिए ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि लंच अलाउंस मैंने दिया था, लंच या टिफिन अलाउंस, मुझे 1,000 रुपए पर मंथ लंच के लिए मिलते हैं, मैंने 700 रुपए का लंच कर भी लिया, तब भी तो भैया 1,000 रुपए बेनिफिट हुआ, वो 700 रुपए मेरे पेट में ही तो गए। तो उस कैटेगरी को बाद में चलाएंगे। इसके बाद जो यहां पे फिफ्थ अलाउंस आता है, उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म अलाउंस। अगर यूनिफॉर्म के लिए आपके लिए कुछ मिले, यूनिफॉर्म, मेरे बॉस ने कहा मिस्टर बंसल 12,000 रुपए पर एनम देंगे, यूनिफॉर्म खरीद लो और मेंटेन कर लो। मेरे बॉस ने मुझसे कहा मिस्टर बंसल हम आपको यूनिफॉर्म अलाउंस देंगे 12,000 रुपीज पर एनम, आप यूनिफॉर्म खरीदो और यूनिफॉर्म आप उसको मेंटेन करो, आपको ड्राई क्लीनिंग वगैरह करवानी है, 12,000 रुपए पर एनम। और मैंने 9,000 रुपए पूरे साल में यूनिफॉर्म को मेंटेन करने में खर्च कर दिए। बताओ मुझे कितना बेनिफिट हुआ। बच्चे कहते हैं 12, मैं कहता हूं क्यों, यूनिफॉर्म आपने ही तो पहनी, मैंने नहीं पहनी, एम्प्लॉय ने पहनी, दिल पे पत्थर रख के पहनी। यूनिफॉर्म कभी भी आप अपने लिए नहीं पहनते हो, एक डिसिप्लिन के लिए पहनते हो, ऑफिस के लिए पहनते हो, ऑफिस के कल्चर के लिए पहनते हो, अपने लिए कभी नहीं पहनते हो यूनिफॉर्म। आप समझ रहे हो बात के लिए मैं कहना चाहता हूं। 12th पास करने की खुशी उतनी नहीं थी, इतनी खुशी इस बात की थी अब यूनिफॉर्म की जगह कॉलेज जाएंगे तो मनपसंद कपड़े पहन के चले जाएंगे। यूनिफॉर्म पहनना कौन चाहता है। कई बार आप मॉल वगैरह में जाते हो, आप चीजें खरीदते हो, फिर आपको उसका रेट पता नहीं होता, रेट पूछना चाहते हो, तो एक आदमी और बगल में खड़ा होता है, उससे आप पूछ लेते हो भैया कितने का है, और घूर के देखता है वो आपके लिए। अब वो आप सॉरी बोलते हो क्योंकि आपको लगता है ये सेल्समैन था इस मॉल का, इसलिए आप, कई बार आपके साथ हुआ होगा और उल्टा हुआ होगा, किसी ने आपसे कभी रेट पूछ लिया होगा तो आपको बुरा लगा होगा कि हम इसके सेल्समैन जैसे लग रहे हैं। इसीलिए जितने भी मॉल्स वगैरह हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, वहां एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता है, पता चल जाए हमें किससे बात करनी है, कौन हमें एंटरटेन करेगा। एक काम करने की फीलिंग आती है उसके अंदर। हाँ, अगर मुझे ड्रेस अलाउंस दे दिया जाए, वैसे ड्रेस अलाउंस कभी पेपर में आया नहीं, लेकिन आ जाए मैं बना सकता हूं ड्रेस अलाउंस। मनपसंद कपड़े खरीदो, 12,000 रुपए पर एनम देंगे, जो चाहो वो खरीदो, खरीदो मत खरीदो, इसलिए तो अलाउंस हो गया, पहले ही मिल गया। मैंने 9,000 रुपए के अपने फेवरेट कपड़े खरीद लिए, बताओ मुझे कितना बेनिफिट हुआ। 12,000 कपड़े भी तो मैंने अपनी पसंद के खरीदे जो मुझे पर्सनल बेनिफिट देंगे। जब मैं बिल्कुल टीचिंग शुरू करी, मैंने 25 ईयर्स का था, मैं आई वॉज क्वाइट यंग, तो बिल्कुल इस कॉलेज के जो बच्चे आते थे, बीकॉम का पहला बैच था, बिल्कुल वैसा ही लगता था मैं। तो एक बार क्या हुआ, बैच शुरू होने से मैं जल्दी पहुंच गया कोचिंग में, तो मैं सबसे आगे वाली, और ऑफिस वगैरह खुला नहीं था, क्लासरूम केवल ओपन था, वहां जाके मैं बैठ के एक नॉवेल कैरी कर रहा था, मैं हमेशा कैरी करता हूँ नॉवेल वगैरह, वो पढ़ रहा था। तो फिर 3 स्टूडेंट आई बीकॉम की, और वो आके पीछे बैठ गई, और जो ऑफिस का हम पियोन था वो ऑन ऑन करके क्लासरूम कहीं चला गया था। फिर वो पीछे से एक लड़की बोलती है छिछ छिछ छिछ, इस तरीके से ना किसी को पुकारते हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा, बोले कैसा पढ़ाते हैं। अब मुझसे मैं भी जीन्स और टी शर्ट्स पहन के गया था, बिल्कुल उन्हीं की एज का लगता था। तो मैंने कहा कि मेरी मेरी भी पहली क्लास है, तो आज मुझे पता चला कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं, दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट क्लास। तो चुप हो गई वो, मैं क्लास के बाहर चला गया। फिर उस बैच में करीब 70-80 स्टूडेंट्स थे, जब क्लास पूरी भर गई, और 2 क्लास उस बैच की हो चुकी थी ऑलरेडी, वो तीसरी क्लास में आई थी, लेकिन मैंने बोल दिया ये मेरी पहली क्लास है, क्योंकि मैं बोलता तो वो कुछ अजीब सा लगता उन्हें कि देखो टीचर से हमने पूछ लिया। फिर जब बच्चे सारे हो गए तो मैं क्लास में आके खड़ा हुआ, अब मैंने पढ़ाना शुरू किया। अब उनको काटो तो खून नहीं। अब वो स्टूडेंट्स आगे की 3-4 क्लास तक नजरें ही नहीं मिला पाई मुझसे ही पूछ रही थी कैसा पढ़ाते, और मैं ही टीचर निकला उनका। और 3-4 क्लासेस तक बेचारी बिल्कुल चुपचाप नीचे मुंह करके पढ़ती रही, उन्होंने कभी कुछ ना आंसर दिया, ना हाँ ना में कुछ। फिर मैं कंफर्टेबल कर लेता हूँ बच्चों से बात करके, बेटा क्या कर रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो, और इंटरेक्शन पहले मैं काफी करता था बच्चों से, तो उनको किया। फिर उसमें से एक स्टूडेंट CS किया उसने, आज वो क्वालिफाइड CS है, प्रैक्टिस करती है अपनी, उसमें से एक लड़की, बाकी भी कुछ ना कुछ कर रही होंगी।
क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैं टीचर जैसा लग ही नहीं रहा था। अब मैं उस एज पे भी अगर अपना पूरा कोट पैंट वगैरह टाई लगा के गया होता तो उनको लग जाता कि स्टूडेंट तो ऐसे आके नहीं बैठा होगा, यही टीचर है। तो यूनिफॉर्म के कई बार बेनिफिट होते हैं, आपको पता चल जाता है कि अच्छा ही इज द पर्सन, इससे हमें बात करनी है, एक रुतबा आपका बनता है। तो यूनिफॉर्म हमेशा ऑफिशियल पर्पज से होता है, और जो ड्रेस होती है वो आप पर्सनल ड्रेस अलाउंस के नाम से कभी मन किया तो मैं कोई क्वेश्चन दे दूंगा, आप फुली टैक्सेबल कर देना। तो यूनिफॉर्म आप ऑफिस के लिए पहनते हो, इसलिए उसके लिए माइनस किया जाए। और सिक्स और आखिरी अलाउंस अच्छा हुआ है रिसर्च अलाउंस। एक्ट में केवल इन्हीं 5 को ऑफिशियल पर्पज से माना गया है, बस 6 को, सॉरी। तो किसी भी तरीके की ऑफिशियल रिसर्च, बॉस रिसर्च होती है और आपके लिए एक पैसा मिलता है, जब भी रिसर्च करनी होगी तो इस पैसे में से आप रिसर्च करोगे। तो आप जो भी खर्च करते हो रिसर्च का बेनिफिट किसको मिलेगा? बॉस को मिलेगा, आपको तो नहीं मिलेगा वो पैसा। इसलिए इसको कहा जाता है ऑफिशियल पर्पज से, और जो भी खर्च कर दोगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर यहां किया जाए, एक मिस्टर एक्स हैं, सेल्स मैनेजर हैं ऑफ रिलायंस इंडिया लिमिटेड। वो कहते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर मेरी जो बेसिक सैलरी है बेटा वो है 30,000 पर मंथ, मुझे जो कमीशन मिलता है वो 2% के रेट से मिलता है, और जो मेरी सेल हुई थी वो 70 लाख रुपए की हुई थी। 70 लाख रुपए की सेल हुई थी, मुझे बोनस भी दिया गया 15,000 दिवाली पे, मुझे लंच अलाउंस मिलता है 800 पर मंथ, मुझे कन्वेंस अलाउंस मिलता है, मैं सेल्स मैनेजर हूं तो चीजों को बेचने के लिए जगह जगह मुझे जाना पड़ता है, 2,000 पर मंथ। और जो मैंने खर्च कर दिया इस काम के लिए, जिस काम के लिए मिला, वो था 1,500 रुपये पर मंथ। मुझे सर यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिला, और यूनिफॉर्म अलाउंस मुझे मिला 15,000 पूरे साल का, 80% स्पेंड। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। और सर इसके साथ मुझे एक सर्वेंट अलाउंस भी मिला, वो मिला 2,500 रुपये पर मंथ। ही हायर्ड ए कुक एट द रेट ऑफ 1,500 पर मंथ, और उसने 1,500 रुपये पे कुक के लिए हायर कर लिया। आई एम सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक सैलरी 30,000 इंटू 12 3,60,000। इस जगह को खाली छोड़ना, यहां पे कैलकुलेशंस करेंगे सारी। इसके बाद कमीशन मिलता है 70 लाख, इसका 2% 1,40,000। इसके बाद बोनस मिलता है और वो मिलता है 15,000। इसके बाद लंच अलाउंस मिलता है जो कि फुली टैक्सेबल होता है, और लंच अलाउंस दे रखा है 800 इंटू 12 9,600। इसके बाद मिलता है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस मिला 2,000। अब क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है, इसको इस कॉलम में लिखेंगे, बीच वाले कॉलम में लिखेंगे, जो मैंने कहा था खाली स्पेस छोड़ के रखना, और वो हो जाएगा 24,000। यहां से बच्चों लोगों माइनस करेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 14 रूल 2BB। कितना खर्च कर दिया? 1,500 रुपये पर मंथ, 1,500 इंटू 12 18,000 खर्च कर दिया, तो आपका 6,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा।
फिर लिखेंगे यूनिफॉर्म अलाउंस, 15,000 रुपए मिला। यहां पे फिर लिखेंगे एग्जेम्पशन। सेक्शन नहीं भी लिखो तो रूल जरूर लिखना 2BB। 80% खर्च कर दिया तो 12,000 रुपए हो गया, तो 3,000 रुपए टैक्सेबल हो गया। फिर मिला सर्वेंट अलाउंस। अब ये कंफ्यूजिंग है, मिला 2500 इंटू 12, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसने सर्वेंट हायर तो किया लेकिन अपने लिए ही किया ना, तो कुक भी तो खाना उसी को बना के दे रहा है, तो ये तो फुली टैक्सेबल, खर्चे का बेनिफिट तुम्हें मिल रहा है, तो तुमने तो पूरे पैसे को एंजॉय किया ना। तो इसको ऐड कर देंगे एंड दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी कितनी निकल के, वैसे तो टोटल खुद भी कर लोगे लेकिन चलो मैं कर देता हूं, 360 और 140, तो ये तो 5 लाख रुपए हो ही गए। 5 लाख तो ये हो गए पूरे। हाँ जी, प्लस 15,000 ऐड कर दिया, प्लस 9600 कर दिया, प्लस 6000 कर दिया, प्लस 3000 कर दिया और प्लस 30,000 कर दिया, और ये आ गया बेटा 5,63,600। सैलरी में तुम्हारी मास्टरी करवा दूंगा मैं, तुम्हारे 15 नंबर दिलवा के रहूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आई नीड योर कोऑपरेशन। क्लासेस को मिस मत करना, बस केवल सैलरी हो ही नहीं सकता है कि आप समझ में नहीं आया आप गलत करके आओ, इम्पॉसिबल।